हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। जी हाँ बच्चों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपका स्वागत करने के लिए और साथ ही साथ आपके लिए आपकी ही हिंदी पाठ्य पुस्तक कोर्स बी के सैंपल पेपर के साथ। जी हाँ, इससे पहले आपने देखा ना, टर्म 2 का सैंपल पेपर नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पेपर नंबर 2। इस पेपर के अंतर्गत हम क्या देखने वाले हैं बताइए? इस पेपर के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि परीक्षा का जो प्रश्न पत्र रहेगा वो किस तरह का आएगा, कितने नंबर का होगा, 40 नंबर का होगा। यस ऑफ कोर्स, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन ध्यान पूर्वक देखिएगा कि जो भी उसमें सामान्य निर्देश आते हैं उनको पढ़ना है, किस तरह के सामान्य निर्देश हैं, किस तरह से हमें पालन करना होगा और जब हम पालन करेंगे तो कितने अच्छे तरीके से हम अपने पेपर को सारा अच्छे से समय सीमा के अंतर्गत सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न पत्र में 2 खंड रहेंगे बेटा, खंड का और खंड खा। ठीक है, यहां पर जो पहला खंड रहेगा का, वो रहेगी हमारी पाठ्य पुस्तक से, उसमें शामिल रहेंगे पाठ्य पुस्तक से प्रश्न। पाठ्य पुस्तक 2 है हमारी, क्या है कोर्स बी में? स्पर्श और संचयन। तो खंड का में प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी पाठ्य पुस्तिकाओं से, उसमें ऑप्शंस भी रहेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 8 रहेगी, जिसमें हर एक के सब क्वेश्चंस भी रहेंगे और साथ ही साथ ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, फिर देखिएगा आप किस तरह से अपनी परीक्षा में एकदम कूल माइंड होकर अपने उत्तर को लिख कर आएंगे और जब आपका परिणाम आएगा तो खुश होकर कहेंगे कि मैम यस आई गॉट दिस मच मार्क्स, कि 50 में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ठीक है, उसी के साथ जो दूसरा हमारा खंड खा है ना बेटा, वो रहेगा रचनात्मक लेखन का। अब रचनात्मक लेखन क्या है बता देती हूँ। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आप देखने वाले हैं कि अनुच्छेद लेखन में क्या लिखना है, पत्र लेखन में क्या लिखना है, सूचना लेखन में क्या लिखना है, विज्ञापन लेखन में क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। हाँ, मैं सब कुछ यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। बड़े आराम से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कहते हैं ना, यदि हम ध्यान से सुन लेंगे तो वो समझ में भी आता है और आराम से फिर हम लिख सकते हैं और परिणाम स्वरूप हमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं शुरू करती हूं सैंपल पेपर सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, कोर्स बी के लिए मैग्नेट ब्रेन्स आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है और ये जो सैंपल पेपर है ना, आपके लिए दही और शक्कर है बिल्कुल। आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आने वाला है आपकी टर्म 2 परीक्षा में। देखिए बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग रहेगा। जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो किस तरह से आएगा, ये तो हमारा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। प्रतिदर्श मीन्स होता है सैंपल पेपर। ठीक है, द्वितीय सत्र टर्म 2 विषय हिंदी बा, कोड रहेगा 085, कक्षा 10वीं। और कितने का रहेगा हमारा पूर्णांक, कितने का है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 40 नंबर। ठीक है, ध्यानपूर्वक हम इस पेज को पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक निर्देशों को पढ़ेंगे और ना केवल पढ़ेंगे बल्कि उनको समझकर उनका पालन भी करेंगे कि परीक्षा हमें किस तरह से लिखनी है, परीक्षा हमें किस तरह से देनी है। थोड़ी सी एक और बात मैं बताना चाहूंगी, परीक्षा क्यों होती है? परीक्षा का क्या अर्थ है? पर धन इच्छा, दूसरे की इच्छा अनुसार हमें अपने आप को प्रस्तुत करना है। दूसरे के अनुसार, अर्थात बोर्ड ने जिस तरह का पेपर आपके लिए सेट किया है, आपकी जो साल भर की पढ़ाई है वो परिणाम यहां पर आया है कि कितने ध्यानपूर्वक हम पढ़ाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब बात आ जाती है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें आप बड़े आराम से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखेंगे, सॉल्व होते हुए देखेंगे, समझेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले निर्धारित समय कितना रहेगा, 2 घंटे। और सामान्य निर्देश जो अक्सर बच्चे स्किप कर देते हैं और आगे के क्वेश्चंस पर बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। ध्यान दीजिए, यहां पर सुनिए कि ये सामान्य से निर्देश हमें कितना असामान्य बना देंगे। यस, पहला है, इस प्रश्न में कुल 2 खंड हैं, खंड का और खंड खा, 2 ही खंड हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा, खंड का में कुल 3 प्रश्न हैं। अरे वाह यस, उसमें कुछ आपके सब क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, उप प्रश्न भी दिए जाएंगे, तो उनमें दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उत्तर आपको लिखना है। ठीक है,
कितने हैं? खंड का में कुल 3 प्रश्न हैं। मेन प्रश्न 3 है, इनमें सब क्वेश्चंस रहेंगे और आपको उनमें से कितने करना है वो भी बहुत अच्छे से लिखा जाएगा। इसलिए दिया जाता है बार बार कि निर्देशों का पालन करते हुए उनके उत्तर लिखिए। निर्देशों का पालन यदि हम नहीं करेंगे, प्रश्न को यदि नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और बिल्कुल आराम से ये सेट कर लीजिए कि कितने प्रश्न आएंगे, कितना क्या रहेगा। यहां पर यही अभ्यास करने आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सैंपल पेपर नंबर 2। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? खंड खा में कुल कितने प्रश्न हैं? 5। ठीक है, उनमें भी दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न रहेंगे 5, कुछ निर्देश भी दिए जाएंगे हर प्रश्न में, तो उसमें रहेंगे ऑप्शंस, कितने रहेंगे वो आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब कुल प्रश्नों की संख्या है 8। ठीक है, दोनों खंडों को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 8। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए यथासंभव क्रमानुसार उत्तर लिखिए। बहुत अच्छा पॉइंट है। बाकी सभी जो पॉइंट्स हैं उनका फॉलो करते हुए हमें क्या करना है कि जो भी प्रश्न दिए हैं उनका क्रम अनुसार उत्तर लिखने की आपको यथासंभव मींस कोशिश करना है कि जो सीरियल दिया है सीरियल वाइज ही आपको सॉल्व करना है। क्यों करना है मैं बता देती हूं। यदि हम कभी कभी कोई सा उत्तर लिखना स्किप कर देते हैं या हम सोचते हैं कि अभी नहीं, टाइम नहीं है इतना, हम बाद में कर देंगे और हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते जाते हैं। अब समय तो सिर्फ 2 ही घंटे है और लिखना हमें बहुत अच्छा है, भाषा है, अपने विचारों को व्यक्त करना है। दिया भी रहेगा कि उत्तर को आपको कितने शब्दों में लिखना है, कभी 25 से 30, तो कभी 60, तो कभी 120, तो कभी 150। हाँ, इतनी शब्द सीमा रहेगी। अब यदि हम निर्देशों का पालन करेंगे, यदि नहीं आप निर्देशों का पालन करेंगे, किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहां पर आप सीरियल वाइज जब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, स्किप नहीं होगा, जिससे आप भली भांति अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, खंड का में आपने देखा है ना कि 3 प्रश्न है, उनके सब क्वेश्चंस भी होंगे, उप प्रश्न भी होंगे। 3 में से 2 कीजिए, 4 में से 3 कीजिए, 5 में से 4 कीजिए, इस तरह से यहां पर दिए जाएंगे। मैं आप आगे बताने वाली हूं। ठीक है, तो आप क्रम अनुसार लिखिए ताकि कोई भी प्रश्न ना छूटे। अक्सर हमसे जल्दबाजी में यदि हमको नहीं आ रहा है ना तो हम सोचते हैं बाद में कर लेंगे, तो इससे अच्छा रहेगा क्या कि जो आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, उस समय याद नहीं आ रहा है कि लिखना क्या है, ठीक है, माइंड से स्किप हो गया उस टाइम, तो उत्तर नंबर आप लिख दीजिए कि कौन से क्वेश्चन का लिखना है आपको। पहले क्वेश्चन का ख का दूसरा आपको लिखना है और उत्तर नहीं आ रहा है, तो उतना स्पेस छोड़ दीजिए। शब्द सीमा पता ही है आपको कि कितने हैं, 25 से 30 शब्दों में हमें लिखना है पहले प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो उतनी कम से कम 4-5 लाइन आप छोड़ दीजिए, ताकि जब आप अपने क्रॉस चेक करेंगे पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद, जब आप मेन आंसर शीट को जिसमें आप लिख रहे होंगे उसमें आप देखेंगे ना, तो वो ब्लैंक जो स्पेस रहेगा उसको देखकर आप समझ जाएंगे कि ये वाला प्रश्न मैंने नहीं किया है या ये वाला उत्तर मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, इसलिए फिर क्या होता है जब हम ऐसा करते हैं तो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है कि हाँ मैंने इतने लिख लिए हैं और इतने नहीं लिखे हैं। ठीक है, इसलिए यथासंभव क्रम अनुसार ही उत्तर आपको लिखना है, ताकि चेकर बड़े आराम से, अरे वाह क्या बात है, बच्चे ने बड़ा अच्छा लिखा है, औच पौच नहीं होता है, मिक्सअप नहीं होता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि इन निर्देशों का पालन करते हुए आपको उत्तर देना है, और जब इस तरह से आप उत्तर देंगे तो मैं प्रॉमिस करती हूं आपसे, और मुझे भरोसा है आपसे, कि आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं खंड का, हमारी पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक कौन कौन सी हैं? स्पर्श और संचयन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखना है। 2 प्रश्नों के उत्तर कितने नंबर के हैं? 2-2 नंबर के। 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, 2-2 नंबर के हैं, अर्थात यहां पर हमें 4 नंबर के उत्तर लिखना है, 2 प्रश्न। ठीक है, अब देखिए क्या प्रश्न है। लेखक रविंद्र केलेकर ने जापान में मानसिक रोग अधिक होने के क्या कारण बताए हैं? प्रश्न है कि जो लेखक हैं रविंद्र केलेकर, उन्होंने जापान में मानसिक रोग अधिक होने के क्या कारण बताए हैं, क्यों जापान में मानसिक रोगी अधिक होते हैं। हाँ बिल्कुल, तो हम लिखेंगे किस तरह से वो हमें देखना है। 25 से 30 शब्दों में हमें लिखना है, और
एक लाइन जो हमारी उत्तर पुस्तिका रहेगी वो अच्छी रहती है, ठीक है। तो उसमें कम से कम 7 और अधिक से अधिक 10, नहीं तो सामान्य जो राइटिंग रहती है ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी, उसमें आप 7-8 शब्द उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। शब्द सीमा का हमें ध्यान देना है कि ना सिर्फ 2 नंबर है तो 2 लाइन लिख दी, या लिखे ही जा रहे हैं कम से कम 10-15 लाइन लिख दी, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। अब शब्द सीमा 25 या 30 शब्द कितने होंगे, कैसे होंगे? क्या हम हर एक उत्तर को लिखने बैठेंगे या लिखने के बाद हम उनको गिनेंगे कि कितने शब्द लिख दिए? ऐसे तो समय बहुत बर्बाद चला जाएगा। क्या करना है आपको? अप्रोक्स एक लगा लीजिए, मान लीजिए ये लाइन लिखी है तो 1 2 रविंद्र केलेकर एक ही आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5। अभी मैं आपके अकॉर्डिंग बता रही हूं कि आप किस तरह से गिन सकते हैं, फिर मैं बताऊंगी कि क्या गिनना है क्या नहीं गिनना है, ठीक है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां पर आ रहे हैं 12 शब्द। अब मैं आपको बता दूं कि शब्द किसे कहते हैं और किसको काउंट किया जाता है। कभी भी से, के, हैं, थे, इनको काउंट नहीं करते हैं। ये सहायक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं, इनको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे थे 12, अब हो गए हैं 10। तो अधिक से अधिक 10 शब्द एक लाइन में बहुत होते हैं। यदि इससे ज्यादा आपके शब्द आएंगे तो आपकी राइटिंग बहुत छोटी छोटी होगी, जो कि सही नहीं है। थोड़ा सा तो मीडियम लिखिएगा कि ना बहुत छोटा हो और ना ही बहुत अधिक हो। अब हमने अनुमान लगा लिया, अंदाजा लगा लिया कि हम जो है हमारी पेपर पुस्तिका जो रहेगी उत्तर पुस्तिका, उसमें लगभग हम 9 10 या 8 9 10 इस तरह से शब्द लिखेंगे। अब एक बार जब हमने गिन लिया तो कितनी लाइन उसमें मल्टीप्लाई करके हमारे शब्द सीमा आराम से गिन सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो 25 से 30 शब्द आप हर बार गिनने नहीं बैठेंगे, फिर पता चला गिनने में जितना टाइम लगा हमें लिखने में उतना ही टाइम हम लगा रहे हैं गिनने में, फिर हमारा समय तो भागता है। सुई के कांटे तो यूं यूं भाग जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कब 2 घंटे समाप्त हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम उत्तर पर। लेखक रविंद्र केलेकर को एक बार जापान जाने का अवसर मिला, ठीक है। वहां उनके एक मित्र ने उन्हें बताया कि वहां के 80% लोग मानसिक रूप से रोगी हैं। 80% लोग मानसिक रूप से रोगी हैं। क्यों? क्या कारण है? इसका कारण है उनकी भाग दौड़ भरी जिंदगी। जापान जैसा छोटा सा देश अमेरिका जैसे बड़े देश से प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। प्रतिस्पर्धा समझते हैं? दूसरे के साथ कंपटीशन करना। तो प्रतिस्पर्धा के स्थान पर हमें अनुस्पर्धा करनी चाहिए। अनुस्पर्धा मीन्स हम अपने आप से स्पर्धा करनी चाहिए, अपने आप से प्रतियोगिता करनी चाहिए कि आज हमने इतना किया ना, कल हम इतना करेंगे, फिर हम इतना करेंगे, इतना करेंगे। अब यदि तुलना की जाए कि एक जो मेंढक है वो सोचे कि मैं बैल के बराबर बड़ा हो जाऊं, संभव नहीं है। जिसकी जितनी क्षमता है, कहते हैं ना, जेते पांव पसारिए तेती लांबी खौर। जितना हमें सामर्थ्य है उतना हमें कार्य करना है। अब क्या होता है, छोटा सा देश है लेकिन वो अमेरिका जैसे बड़े देश से प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है, जिसके कारण जापानियों को अपने जीवन की रफ्तार बहुत बढ़ानी पड़ती है, हद से ज्यादा। यदि इलास्टिक है, रबर है, उसको हम खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, कुछ हद तक ही खींच सकते हैं ना बेटा, हद से ज्यादा खींचेंगे टूट जाएगी, ठीक है। 1 महीने का काम 1 दिन में करने का प्रयास करते हैं। ये कैसे संभव है? क्या हम 10 दिनों का भोजन 1 दिन में खा सकते हैं? नहीं। तो फिर काम कैसे हो सकता है? हाँ, 3-4 दिन का हम काम 1 दिन में निपटाएंगे, और वो नहीं कि फिर हमें ऐसा ही करना है। फिर कभी हम अपने बॉडी को रेस्ट भी तो देंगे, तब तो वो रीबूस्ट होगी, फिर हम अच्छे से अपने कार्यों को कर पाएंगे। लेकिन ये होता है, वहां कोई बोलता नहीं, सब बकते हैं, कोई चलता नहीं, सब दौड़ते दिखाई देते हैं। इससे तनाव पैदा होता है और यही तनाव मानसिक रोगों का रूप ले लेता है। लिखा है ना कि वहां कोई बोलता नहीं है, बकते हैं, मतलब हर समय मानसिक ऐसा खिंचा खिंचा सा तनाव रहता है, तो कोई किसी से आराम से वार्तालाप ही नहीं करता है। इतने आराम से, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आराम से बात ही नहीं होती। क्या पता क्या कह रहे हैं, कौन क्या सुन रहा है, समझ में नहीं आता। चलते नहीं, दौड़ते हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी नहीं, दौड़ दौड़ भरी जिंदगी। अब क्या होगा इसका परिणाम, कब तक कर पाएंगे? तो हमें आराम से
आराम से आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी दर सीढ़ी ही आगे जाना है, ताकि हम अपने जीवन को भली भांति जी सकें। हाँ, बिल्कुल प्रतियोगिता में हमें भागीदार होना चाहिए, लेकिन होड़ नहीं करनी है। प्रतियोगिता और होड़ में बहुत अंतर होता है। होड़ हमें विनाश की ओर ले जाती है और प्रतियोगिता हमें विकास की ओर ले जाती है। तो हमें जाना है विकास की ओर, शनैः शनैः, धीरे धीरे। इसलिए ये जो रविंद्र केलेकर हैं, उन्होंने ये बताया कि जापान के लोग अधिकतर मानसिक रोगी क्यों होते हैं, क्योंकि उनका जो मस्तिष्क है वो कभी उसे चैन या आराम पता ही नहीं होता क्या है, हर समय क्वेश्चन मार्क, हर समय भाग दौड़। तो आराम से अपने कार्यों को करना है, एक एक करके अपने कार्यों को करना है, तभी हम अपने कार्यों को फलीभूत कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न के दूसरे उप प्रश्न पर। ठीक है, वजीर अली को जाबाज सिपाही कहना किस प्रकार उचित है? क्यों वजीर अली को वीर सिपाही कहा गया है? याद आया कुछ? क्या पढ़ा था बताइए? क्या था? कौन था वजीर अली? एक सैनिक था। बहुत बढ़िया। और क्या करता था वो? हाँ, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना चाहता था। फिर क्या हुआ? उनके कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, कुछ इस तरह के। और आपने वो भी सुना होगा, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला आकर घर से हमें निकालेगा। यही हुआ था वजीर अली के साथ। क्यों? उसमें प्रश्न आया है ना कि एक जाबाज सिपाही कहना किस प्रकार सही है, क्यों वजीर अली को जाबाज सिपाही कहा गया है? उसके हौसले के कारण, है ना, उसकी देशभक्ति की भावना के कारण, जज्बे के कारण, इकलौता। कहते हैं ना, जंगल में शेर एक ही काफी है, उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं है। जो अपने आप पर भरोसा करते हैं, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। बस पहला कदम तो बढ़ाइए, परीक्षा देने तो जाइए, देखिए आप कितने अच्छे से पेपर देकर आते हैं, खुशी खुशी, और परिणाम को भी एक्सेप्ट करना है। ठीक है, वजीर अली एक भारतीय सैनिक था। उसके दिल में अपने देश के प्रति प्रेम और अंग्रेजों के प्रति नफरत कूट कूट कर भरी थी। अंग्रेजों के प्रति नफरत इतनी खतरनाक थी कि वो हमेशा यही सोते जागते बस यही विचार रहता था कि कब इन अंग्रेजों को देश से खदेड़ा जाए। वह अकेला ही पूरी अंग्रेजी सेना को चकमा देने के लिए काफी था। चालाक, समझदार, चतुर, जाबाज, एकदम वीर, ये सारे गुण थे वजीर अली में। यह जानते हुए भी कि लेफ्टिनेंट और कर्नल लाव लश्कर के साथ उसे तलाश कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट और लाव लश्कर समझते हैं ना, पूरी सेना के साथ उसको सर्च किया जा रहा था, उसको ढूंढा जा रहा था, लेकिन उसके मन में नाम मात्र का डर नहीं था। वह अकेला उनके खेमे में दाखिल हो गया। लो, खेमा समझते हैं, जहां पर टेंट वेंट लगे रहते हैं और सब रहते हैं, तो वो बिल्कुल बेधड़क अकेला उनके खेमे में चला गया। उन्हीं के हाथों से उन्हें सबक सिखाने के लिए कारतूस भी ले लिए और जाते जाते अपना परिचय भी दे गया। सोचिए, उन लोगों को पता भी नहीं चला कि कौन आया और किस तरह से हवा के झोंके की तरह आया, उन्हीं के हाथों से उनके कारतूस लेकर और वहां से चला गया और कहता भी गया कि मैं हूं वजीर अली, जिसको आप ढूंढ रहे थे। और अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए। ये होती है चालाकी, ये होती है समझदारी, चतुराई। ठीक है, कहते हैं ना, दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। ऐसे व्यक्ति को जाबाज सिपाही कहना बिल्कुल उचित है। ये वजीर अली जो थे, भारतीय सैनिक थे, उनके मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी और हमेशा यही प्रयास करते थे कि कब इन अंग्रेजों को भारत से खदेड़ कर भगाया जाए, कब हमारी मातृभूमि को गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया जाए। इसलिए वजीर अली को जाबाज सिपाही कहना बिल्कुल उचित होगा। ठीक है, इस तरह से हम ये उत्तर लिख देंगे। ध्यान रखिएगा, वजीर अली, जाबाज सिपाही, देशभक्त, अंग्रेजों को खदेड़ना, अंग्रेजों को नाकों चने चबवाए। चलते हैं पहले प्रश्न का ही तीसरा उप प्रश्न। करने कितने हैं हमें? 2। अभ्यास हम कितने का कर रहे हैं? 3 का। ठीक है, कवि सुमित्रा नंदन पंत ने झरनों का सजीव वर्णन किया है। कैसे? कवि सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि, राष्ट्र कवि भी कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। तो इन्होंने
झरनों का सजीव वर्णन कैसे किया है। अब सजीव वर्णन मीन्स इन्होंने झरने को किस तरह से अपनी रचना में बताया है, जिसके माध्यम से ऐसा लगता है जैसे झरने जीवंत हों और सारा का सारा दृश्य हमारी नजरों के सामने हो रहा हो। बताइए कैसे पता चल। देखें, कवि सुमित्रानंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि माने जाते हैं, छायावादी आधार स्तंभ माने जाते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता इसका जीवंत उदाहरण है। जीवंत उदाहरण मतलब लगता है उस कविता को पढ़ते समय जैसे हम भी पर्वत प्रदेश में भ्रमण कर रहे हों। पर्वत प्रदेश में बिल्कुल रमणीय स्थान हो जाता है और हम अपने आप को भूल जाते हैं। इतनी सुंदर रचना की है पंत जी ने। पावस ऋतु के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों का नजारा किस प्रकार बदलता रहता है, इसका जीवंत वर्णन करते हुए कवि ने बताया है कि पर्वतों के बीच बहते हुए झरने ऊंचाई से गिरने के कारण जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं वह मानो झरनों द्वारा पर्वतों की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत के हों। ऐसा लगता है कि जब झरने गिरते हैं और उनकी जो आवाज रहती है, ऐसा लगता है मानो वो पर्वतों के बीच बहते हुए झरनों की ऊंचाई से गिरने के कारण ध्वनि उत्पन्न करते हैं, मानो झरनों द्वारा पर्वतों की प्रशंसा में गीत गाए जा रहे हों या गाए जाने वाला गीत है। सफेद झागयुक्त झरनों का सौंदर्य मोती की माला की समानता कर रहा है। एक तरफ बता रहे हैं कवि कि जब झरने बहते हैं एकदम दूध या धार के साथ, सफेद दूध के झाग की तरह, तो ऐसा लगता है मानो वो पर्वत की सुंदरता का बखान कर रहे हो। ठीक है। दूसरी तरफ क्या लगता है, ऐसा लगता है मानो कि यहाँ पर जो सफेद है तो ऐसा लगता है मोती की माला की समानता कर रहा हो और संपूर्ण दृश्य में चार चांद लग गए हों। ये सब कुछ यहाँ पर कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने पर्वत प्रदेश में पावस कविता में बताया है। और ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने इस कविता के माध्यम से प्रकृति का सजीव, प्रकृति का जीवंत उदाहरण हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। समझ आया बेटा कि जीवंत उदाहरण मीन्स क्या होता है? ऐसा लगना, कविता का वर्णन या कविता पढ़ते समय ऐसा लगना कि बस हम भी वही हों, हम कोई सुन नहीं रहे हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सुन रहे हैं, लगता है मानो हम दृश्यात्मक तरीके से उसका अनुभव भी कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो हम भी वही हैं। हमें एकदम ऐसा अनुभव होता है कि हम उसी स्थान पर खड़े हैं। कल कल करते झरने, झरनों की आवाज, दूध या धार, मोतियों की माला पहने हुए पर्वत, साथ ही साथ ये जो आवाज आ रही है वो लगता है पर्वत की प्रशंसा हेतु गीत गा रहे हो। कौन? झरने। समझ आया? तो इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि कवि सुमित्रानंदन पंत ने झरनों का सजीव, सजीव किसे कहते हैं? लिविंग। निर्जीव, नॉन लिविंग। तो यहाँ पर झरनों को सजीव कहना बिल्कुल उचित है, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से झरनों के माध्यम से पर्वत का बखान किया है, पर्वत की प्रशंसा की है। क्लियर? अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है बेटा? निम्नलिखित दो प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में देना है। कितने अंक का है? 4 अंक का है। इससे पहले जो प्रश्न था वो कितने अंक के थे? 2-2 प्रश्न, 2-2 अंक के थे प्रश्न। अब आ गए हैं 4 अंक के। 2 प्रश्नों के अंक में हमने कितने नंबर के मतलब कितने शब्दों के उत्तर लिखे थे? 25 से 30। तो अब 4 नंबर के उत्तर में हमें कितने शब्द लिखना होंगे? बिल्कुल 60, लगभग 60 से 70 शब्द हमें लिखना है। अब मीन्स जितना उत्तर हमने 2 नंबरों में लिखा था उसका डबल, 2 गुना हमें 4 नंबर में लिखना है। प्रश्न क्या है? आइए देखते हैं। राहुल देश की सीमा पर पहरा दे रहा था, तभी उसे दूर से कराहने की आवाज सुनाई दी। कराहना समझते हैं ना? जब कोई रोगी होता है या व्यथित होता है या दुखी होता है तो कराहने की आवाज आती है। सब क्यों, क्या हो रहा था? उसने देखा कि विरोधी देश के एक सिपाही को कुत्ते ने काट लिया है और वह बुरी तरह से जख्मी हो गया है। पर आखिर वह हमारी सीमा के पास कर क्या रहा था? क्यों आया विदेशी कोई जो हमारी सीमा के पास है? अब उसको कुत्ते ने काट लिया तो क्या हुआ, क्यों आया? अब राहुल समझ नहीं पा रहा था कि वह शत्रु को गिरफ्तार करे या पहले उसका इलाज करे। कुछ पल सोचकर उसने उस सिपाही की चोट से रक्त साफ किया, मरहम लगाया, उसे दवा दी और कुछ देर बाद जब उसका दर्द शांत हो गया
तब उससे पूछताछ शुरू करना ठीक समझा। इस उदाहरण में राहुल के व्यक्तित्व को आप मनुष्यता कविता के आधार पर उचित ठहराएंगे या हम फिदा कर चले हम फिदा कविता के आधार पर गलत? तर्क सहित उत्तर बताइए। क्या आप जो भी राहुल ने कार्य किया, एक विदेशी सैनिक था जो कि जख्मी था, कुत्ते ने काट लिया था, अब जो राहुल ने किया वो सही किया, मनुष्यता कविता के आधार पर उसने सही किया, या फिर कर चले हम फिदा कविता के आधार पर उसे वैसा नहीं करना चाहिए था? अब आपको दोनों कविताओं का सार पता है ना, मैं बता देती हूं। उस आधार पर फिर आप बताएंगे कि राहुल ने जो किया वो सही है या गलत। मनुष्यता कविता में क्या है बेटा कि किस तरह से हमें अपना जीवन बिताना है। क्या सिर्फ मनुष्य रूप में जन्म लेने से ही हम मनुष्य कहलाएंगे? नहीं, जब तक हमारे मन में, जब तक हमारे मस्तिष्क में मनुष्यता या मानवता जैसे मूल्य नहीं होंगे, हमें मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, इसमें यही है कि मृत्यु भी होना तो कुछ एक सार्थक कारण हो, मृत्यु का भी। ये नहीं जन्म हुआ चले गए टाटा बाय बाय, कब आए कब गए किसी को कोई खेल खबर नहीं, आए थे चले गए, किसी मतलब कोई अंतर नहीं पड़ा किसी को। हमने जब जन्म लिया है, मनुष्य रूप हमें परमात्मा ने जन्म दिया है, और कहते हैं ना मनुष्य योनि तो कई योनियों के बाद प्राप्त होती है। जब ये सब प्राप्त हुआ तो अब हमारा कर्तव्य क्या है? हम दूसरों के दुखों में अपना सहयोग दें, अपने अंदर परोपकार की भावना रखें। ठीक है, अपने अंदर सारे वो गुण हों, दया, करुणा, ममता, वात्सल्य, परोपकार, ये जो गुण है ना, वही मनुष्य में मनुष्यता का विकास करते हैं, वही मनुष्य में या मानव में मानवता का विकास करते हैं। अब यहां पर राहुल ने उस सिपाही को मनुष्यता कविता के अनुसार ठीक किया कि पहले उसने उस जख्मी सैनिक को, भले ही वो दूसरे देश का था, ठीक है, उसको पहले उसने मरहम पट्टी की। लेकिन अब आते हैं कर चले हम फिदा कविता, जिसमें हमें अपने देश के प्रति वफादार रहनी है, हमेशा अपने देश के प्रति ही ईमानदारी से अपना कार्य करना है। अब यहां पर दूसरे देश का सैनिक हमारी सीमा में क्यों आया, क्या करना है हमें, तो ये सारी जो बातें हैं कर चले हम फिदा कविता हमने पढ़ी, ठीक है, उसमें सब कुछ यही दिया था कि भारतीय होने के नाते सिर्फ भारत में जन्म लेना या आइडेंटिटी कार्ड में भारतीय लिखा होना ही हमारी भारतीय होने की निशानी नहीं है। हाँ, वो प्रूफ ठीक है, लेकिन जब तक हमारे मन में देशभक्ति की भावना, जज्बा, उमंग यहां पर नहीं होगा, फिर क्या मतलब कि हाँ हाँ हम भारतीय, ठीक है। तो अब भारत या भारतीय होने के नाते जो जज्बा है वो क्या है कि किसी भी दूसरे सैनिक को हमारी सीमा के अंदर कदम ना रखने दें, और यदि कोई आया है तो उसको बिल्कुल उड़ा दिया जाए, क्योंकि यही हमारे देश की रक्षा है। क्योंकि वो आया है तो किसी ना किसी कारण से तो आया है, नुकसान पहुंचाने ही आया है। अब बताइए राहुल ने जो किया वो सही किया या गलत? चलते हैं कि उत्तर क्या है। ठीक है बेटा, दूसरा प्रश्न पढ़ लें पहले। पूनम कुछ दिन से स्वस्थ महसूस नहीं कर रही थी, ठीक है, अथवा में है, ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी प्रश्नों के बीच में अथवा आए, इट मीन्स कि हमें उन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना होता है, ठीक है। अथवा मीन्स या, और अंग्रेजी का और, ठीक है। पूनम कुछ दिनों से स्वस्थ महसूस नहीं कर रही थी, कभी चिकित्सक को दिखाती तो कभी लोगों से सलाह लेती। उसकी एक सहेली ने उसे कहा कि वह ध्यान लगाना शुरू करे, उससे उसे बहुत राहत मिलेगी। वह ध्यान लगाने बैठती, किंतु विचारों की उथल पुथल उसे और परेशान कर देती। इस संबंध में उसने कई कार्यशालाओं में भाग भी लिया। कोई किसी तरह से ध्यान लगाने को कहता तो कोई किसी तरह से। हारकर उसने ध्यान लगाने का विचार ही छोड़ दिया और फिर से उसी भाग दौड़ में लग गई। झेन की देन पाठ के आधार पर पूनम को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? कि पूनम स्वस्थ महसूस नहीं कर रही थी, विचारों की उथल पुथल उधेड़ बुन में लगी हुई थी। ऐसे में उसकी एक फ्रेंड ने क्या कहा कि तुम ध्यान लगाओ, योग करो, तुम्हें राहत मिलेगी। उसने कोशिश की, कई कार्यशालाओं में जो योग शिविर होते हैं उनमें भी उसने भाग लिया, परंतु वहां भी उसे सफलता नहीं मिली और उसने ये सब मतलब ध्यान लगाना छोड़कर फिर से वैसी ही रहने लगी। अब आप बताइए कि पाठ के आधार पर पूनम को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? झेन की देन पाठ के आधार पर पूनम ने जो किया वो ठीक था या पूनम को कुछ और या ध्यान लगाना चाहिए था?
सुन लीजिए, मैं बताना चाहूंगी कि बेटा हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क में विचारों की उथल पुथल उधेड़ बुन लगी रहती है। इवन हम जब सोते हैं ना, तब भी हमारा मस्तिष्क नहीं सोता है, चलता रहता है, कहीं सपने में तो कहीं कुछ विचार बहुत काम करता है ये। अब ये काम किस तरह से करता है, किस प्रकार के काम करता है, ये निर्भर करता है हमारे वातावरण पर, हमारी संगति पर, हमारी परवरिश पर, हमारे संस्कारों पर और हमारी सोच पर। ठीक है, ये सब डिसाइड करते हैं कि हमारे मस्तिष्क में किस तरह के विचार हैं। यदि हमारा वातावरण सकारात्मक होगा, यदि हम अपने आप को हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ रखेंगे, तो यहां सब कुछ सही होगा, कूल होगा, सब कुछ सही होगा। ठीक है, लेकिन यदि हम किसी एक विचार में उलझ गए और किसी एक बात को लेकर परेशान हो गए और उसको भूल नहीं पा रहे हैं, तो वो विचार हमें छोड़ेगा नहीं, वो अपनी गिरफ्त में हमें लेने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। ये ऐसा ही कुछ हो रहा था पूनम के साथ, जिससे वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रही थी और उसका मतलब एकदम तनाव युक्त हो गई थी। उसकी फ्रेंड ने कहा कि तुम योग करो। अब योग लगाने बैठती या ध्यान लगाने बैठती, तब भी विचारों की उथल पुथल होता है ऐसा। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? पूनम तो हार मानकर बैठ गई। क्या उसको हार मानकर बैठ जाना चाहिए? सबसे हमेशा मैं आपको कहती हूं कि हम ही हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं और हम ही हमारे सबसे बड़े शत्रु भी होते हैं। डिपेंड करता है हम पर, निर्भर करता है हम पर कि हम अपने आप को कैसे डील करें, हम अपने विचारों को किस तरह से पॉजिटिव थॉट्स में बदलें। मैं एक और बात बताती हूं आपको कि जमीन में फसल बोई जाती है ना, और जो फसल हम बोते हैं वो उपज होती है, उगती है। आप कहेंगे हाँ मैडम ये ऐसा तो होता है, इसमें अलग क्या है? बिल्कुल, तो जो हमने बीज बोया वही हमें फसल मिली। और यदि हम फसल नहीं बोएंगे तब क्या खेत में कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम मिट्टी मिट्टी रहेगी? कुछ तो उग जाएगा ना, अनचाहे प्लांट्स, अनचाहे ये जो खरपतवार रहती हैं, जो ऐसे ही उग जाती हैं, जो भूमि को नष्ट भी कर देते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति को हटा देते हैं। तो जब हमने जो फसल नहीं बोई है और उसके स्थान पर कुछ ऐसे बिना काम के ऐसे कुछ उगाती है, फसल नहीं कहेंगे उसको, ऐसे पौधे वौधे उगाते हैं, ठीक उसी तरह से हमारा मस्तिष्क है। जब हम अपने मस्तिष्क में अच्छे विचारों को लाते जाएंगे, अच्छी संगति में रहेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, तो हमारे अंदर अच्छे अच्छे थॉट्स रहेंगे और हम बोलेंगे भी वैसा ही। लेकिन यदि हम अच्छे विचारों को यहाँ पर स्थान नहीं देंगे, बीज नहीं बोएंगे, तो तरह तरह के नकारात्मक विचार हमारे मस्तिष्क में पनप जाएंगे अपने आप। क्योंकि कहते हैं ना, नकारात्मकता इतने जल्दी अपना स्थान बनाती है कि सकारात्मकता थोड़ा समय लगता है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो यहां पर जो पूनम ने किया, वो उसको इतने जल्दी हार नहीं माननी चाहिए थी। होता है कि हम ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो या तो हम भूतकाल में चले जाते हैं या भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। और जब हम इन दोनों कालों में चले जाएं, या तो भूत में या भविष्य में, तब समझ लीजिए हमारा मस्तिष्क बिल्कुल स्थिर नहीं है। यदि हम वर्तमान में सोच रहे हैं कि हाँ मैं ये कर रहा हूं, मुझे इसका परिणाम ये होगा, बहुत सही है, इट मीन्स कि हम सही स्थिति में हैं। ना तो भूत में खोए रहना है, ना भविष्य की चिंता करना है। और यदि पूनम इस तरह से विचारों को अपने आप से कहेगी कि मुझे इन विचारों से दूर आना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो मजाल है कि उसको ये विचारों की उथल पुथल अपने वश में कर ले, है ना। तो यहां पर यही है। चलिए आगे चलते हैं, हम उत्तर देखते हैं। सबसे पहले राहुल कि जो उसने एक घायल सैनिक की मदद की, वो मनुष्यता कविता के आधार पर ठीक थी, या कर चले हम फिदा के आधार पर उसने क्या किया। आइए देखते हैं। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मनुष्यता में मनुष्य को एक दूसरे की सहायता करनी है, मातृभूमि या कर चले हम फिदा में बिल्कुल हमें अपने देश की रक्षा करनी है। आइए देखते हैं क्या किस तरह से हम उत्तर लिख सकते हैं बेटा। उपरोक्त उदाहरण में राहुल एक भारतीय सैनिक है जो सीमाओं पर तैनात होकर अपने देश की रक्षा कर रहा है, पर उससे भी पहले वह एक इंसान है। कोई भी व्यक्ति जो भूमिका अदा कर रहा होता है, सबसे पहले वो एक इंसान होता है, और इंसान में इंसानियत का होना अनिवार्य है, अन्यथा वो किस काम का इंसान। और इंसानियत के नाते जो उसका सर्वप्रथम कर्तव्य था, उसने वही निभाया। किसी भी अन्य व्यक्ति से हमारा कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो, पर सबसे ऊपर और सबसे पहले इंसानियत का नाता होता है, इंसानियत का रिश्ता होता है। जब एक घायल सैनिक को राहुल ने देखा तो उसे बंदी भी बना सकता था,
किंतु मानवता के हित को ध्यान में रखते हुए उसने उसकी देखभाल की, उसकी तकलीफ को देखते हुए उसके प्रति उसके मन में दया और करुणा का भाव जागा। उसका ऐसा करना मनुष्यता कविता के आधार पर बिल्कुल उचित था, क्योंकि कवि मैथिली शरण गुप्त ने दया और करुणा के भाव को ही सर्वोपरि बताया है। और हम सब भी ये जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं अपने बड़े बुजुर्गों से कि हमारे अंदर ये भाव होना ही चाहिए। अब यहां है कि मैं तो यह भी मानती हूं कि कर चले हम फिदा कविता में भी जो सैनिक अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ता है, वह भले ही हमसे अपने देश की रक्षा करने की अपेक्षा कर रहा है, किंतु वह कभी नहीं चाहेगा कि हम इंसानियत को कुचलकर देश की रक्षा करते हुए किसी को हानि पहुंचाएं। बिल्कुल सही। अतः राहुल का यह कार्य सराहनीय है और किसी भी दृष्टि से इसे गलत नहीं कहा जा सकता। कोई भी शत्रु हो, हमेशा जो सैनिक रहते हैं अपने अपने देश के लिए तो तत्पर रहते हैं ना, अपनी अंतिम सांस तक वो अपने देश की रक्षा के लिए लड़ते रहते हैं। ऐसा ही यहां था। तो उन्होंने, देखिए फिर से मैं इस पॉइंट को पढ़ती हूं, ध्यान पर अच्छे से सुनिएगा। कर चले हम फिदा कविता में भी जो सैनिक अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ता है, वह भले ही हमसे अपने देश की रक्षा करने की अपेक्षा कर रहा है, किंतु वह कभी नहीं चाहेगा कि हम इंसानियत को कुचलकर देश की रक्षा करते हुए किसी को हानि पहुंचाएं। अतः जो भी राहुल ने किया वो बिल्कुल सही है, उसे गलत कहना तो मतलब अनुचित है। अर्थात राहुल ने जो भी किया वो सही है। अब चलते हैं पूनम की समस्या पर कि पूनम जो परेशान थी, विचारों की उथल पुथल थी, और हमने अभी समझा, आपने सुना ना कि विचारों की उथल पुथल हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क में चलती है। अब हमें अपने आप को किस तरह से वश में करना है, अपने आप को किस तरह से सही दिशा की ओर ले जाना है, ये हमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। उपरोक्त उदाहरण में पूनम की जो परिस्थिति या स्थिति दिखाई दे रही है वह बहुत ही आम समस्या बन चुकी है। लगभग हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण तो यह है कि आज हर कोई अपने अपने जीवन में व्यस्त है, कोई किसी के लिए समय नहीं निकालता, एक दूसरे से बात करने, सलाह करने का समय किसी के पास भी नहीं है। ऐसे में तनावग्रस्त होकर मानसिक रूप से रोगी हो जाना स्वाभाविक है। किसी के लिए किसी के पास कोई समय नहीं है, हम इसमें किसी को दोष नहीं देंगे क्योंकि व्यस्तता ही इतनी है। पूनम की सहेली ने उसे ध्यान लगाने के लिए जो सलाह दी वो बिल्कुल सही थी। पूनम ने प्रयास किया, किंतु असफल होने पर प्रयास छोड़ देना पूनम की भूल थी। थोड़े से प्रयास के बाद हार मान ली, ये कौन सी समस्या का समाधान हुआ? ध्यान लगाने की विभिन्न प्रक्रियाएं हमारे देश में मौजूद हैं। हमें जिस प्रक्रिया से ध्यान लगाने में मदद मिले उसका अनुसरण कर सकते हैं। कोशिश तो करते रह जाना है, जब तक हमें सफलता नहीं मिले तब तक हमें कार्य करते जाना है। ये नहीं कि एक दो बार असफलता मिली और हम हार कर पीछे। यदि कोई भी प्रक्रिया ना समझ में आए तो हम अपने आप ही अपने दिमाग को धीरे धीरे शांत अवस्था में ले जाने का प्रयास कर सकते हैं, जैसा कि झेन की देन पाठ में बताया गया है। यदि हम एक शांत वातावरण में बैठकर केवल अपने विचारों पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि अधिकांश समय हम अतीत या भविष्य में व्यतीत कर रहे होते हैं, कोई भी वर्तमान में नहीं रहता। अधिकतर ये दोनों काल मिथ्या है, बिल्कुल समय की बर्बादी है। अतः उनकी सोच छोड़कर यदि हम वर्तमान को महसूस कर लें और उसमें जीना शुरू कर दें तो समझ लीजिए कि हमें तनाव मुक्त रहने का सबसे उचित साधन मिल गया है। तो ये हमें सोचना है, ठीक है, और इसी तरह से हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। समझ आए? अब है प्रश्न नंबर 3। क्या है? पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन के किन्हीं 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर लिखिए। हमेशा आपने ध्यान दिया कि एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, यदि 3 है तो 2 करना है, 4 है तो 3 करना है, 2 है तो 1 करना है, मतलब एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है, ठीक है। ठाकुर बारी के संबंध में लेखक के विचार गांव वालों से किस प्रकार भिन्न थे? भिन्न, ठीक है, भिन्न है ये। किस प्रकार भिन्न थे ठाकुर बारी के संबंध में? हरिहर काका याद है आपको? हरिहर काका, यहाँ पर ये बताना चाहते हैं लेखक कि हरिहर काका जो समाज था या ठाकुर बारी थे उसमें अच्छे खासे सम्मानीय व्यक्ति थे, बड़े व्यक्ति थे, सब उनका आदर सम्मान भी करते थे। लेकिन जो मोह था जमीन या जायदाद का या अपने कि मेरे पास ये रहेगा तो सब मेरा
देख रेख करेंगे या मेरा लालन पालन करेंगे। और इसी मोह ने उन्हें अंतिम समय में क्या दिन दिखाए थे वो हमने पढ़ा था। ठीक है, आइए देखते हैं एक और प्रश्न क्या है, उत्तर देख लेते हैं। हरिहर काका पाठ के मुख्य पात्र हरिहर भोले भाले किसान थे। कुछ ही जमीन थी उनके पास, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े किसान थे। गांव की ठाकुर बारी में उनका काफी आना जाना था। ठाकुर बारी समझते हैं, जहाँ ठाकुर का अपना एक बड़ा सा घर या महल रहता है, तो वहां अच्छी खासी पहचान थी और हमेशा हरिहर काका आया जाया करते थे। वहां के महंत एवं अन्य सदस्य हरिहर काका का काफी आदर भी करते थे। वे हरिहर को भी उन पर अटूट विश्वास था। हरिहर काका को भी जितने भी सदस्य थे उन पर बहुत भरोसा था, क्योंकि उनको मान सम्मान देते थे। ठीक है, गांव के अधिकांश लोग ठाकुर बारी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा का भाव भी रखते थे। सबका यह मानना था कि जो भी ठाकुर साहब करते हैं या जो भी होता है वो एकदम न्यायपूर्ण है, उसमें हमें कभी किसी बात की कोई शिकायत नहीं हुई है। ठीक है, किंतु अब देखिए, लेखक के विचार उन सब से भिन्न थे। क्यों थे? लेखक का मानना था कि गांव के चाटुकार एवं कामचोर लोग ठाकुर बारी में जाकर समय बर्बाद करते हैं। चाटुकार समझते हैं? चापलूस टाइप, जो हमेशा मुंह पर चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं दूसरों को अपने वश में करने के लिए। और दूसरे भी ऐसे ही हैं जो हमेशा प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं, इसलिए उनकी बातों में भी आ जाते हैं। दोनों पर निर्भर करता है कि कौन किस बात को सुनना चाहता है और कौन किसके सामने क्या सुनाना चाहता है। तो कुछ लोग चाटुकार रहते हैं, कामचोर रहते हैं, अपने काम से तो काम रखना नहीं है, दूसरों की यहाँ वहां की बातें करना और सामने जो बड़ा व्यक्ति या रईस व्यक्ति है उसके सामने उसकी चापलूसी करना। ठीक है, ठाकुर बारी में जाकर समय बर्बाद करते हैं और धर्म चर्चा के नाम पर पूजा पाठ की आड़ में बढ़िया पकवान खाते हैं। यहाँ पकवान खाने से मतलब ये नहीं कि डेली उनके कढ़ाई चढ़ी हुई है और भजिए और पूरियां खा रहे हैं, मतलब अपने आप से वहां जो, क्योंकि ठाकुर बारी में बैठे हो तो चाय नाश्ता पानी खाने पीने की चीजें मिल ही जाएंगी, वहां पर समय बर्बाद करते हैं और यहाँ वहां की बातें और सामने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी तारीफों के पुल बांधते रहना, लोगों को लूटते हैं। लेखक को वहां के पुजारी एवं महंत एक आंख भी नहीं भाते थे। एक आंख भी नहीं भाना मतलब 1% भी वो उन्हें अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि उनकी जो आदतें थी वो इस तरह की थी, चाटुकारिता और कामचोरी। वास्तव में लेखक का अविश्वासी सही साबित हुआ। महंत ने अन्य लोगों के साथ मिलकर हरिहर काका की जमीन छीनने का जो दुस्साहस किया, उससे ठाकुर बारी के प्रति सभी लोगों की श्रद्धा टूट गई। जो श्रद्धा लोग करते थे, जो गांव के लोग ठाकुर बारी को हमेशा पूजते थे और हमेशा ये सोचते थे कि जो भी निर्णय होते हैं वो बहुत सही होते हैं, जो भी कार्य किया जाता है वो सही है, परंतु जब किसने दुस्साहस किया? महंत एवं अन्य लोगों ने जब हरिहर काका की जो छोटी कुछ जमीन थी उनके हिस्से की, उसको छीनने का दुस्साहस कर लिया। इससे ठाकुर बारी के प्रति लोगों की जो श्रद्धा थी वो टूट गई। निश्चल व सदाचारी होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है, वह धार्मिक कृत्य है। हमेशा अपने मन को पवित्र रखते हुए अपने कर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए, यही हमारा धर्म होता है और यही हमें मानवता सीख देती है। दूसरे के पास क्या है? दूसरे के पास जो भी है उसको छीनने की लालसा हमें इतना बुरा व्यक्ति बना देती है, और जहां बुराई घर कर ले वहां अच्छाई चली जाती है टाटा बाय बाय कहकर। हम सब जानते हैं ना, विद्या की देवी सरस्वती हैं। अब जब हमारे मस्तिष्क में अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न होंगे तो परमात्मा की कृपा हम पर बनी रहेगी, लेकिन यदि नकारात्मक भाव या विचारों को हमने स्थान दे दिया तो क्यों हमारे साथ रहेगी सद्बुद्धि? समझ में आया? अगला प्रश्न है, टोपी शुक्ला को किन भावात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के परिवर्तन लाए जाएं कि छात्रों को यह सब ना सहना पड़े? टोपी शुक्ला याद है आपको? पढ़ता था, कक्षा 9वीं में बार बार परीक्षाएं भी देता था, फेल भी हो जाता था, लेकिन क्या फेल होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ टोपी शुक्ला स्वयं था?
पारिवारिक परिस्थितियां, कभी उसके स्वास्थ्य ने उसका साथ नहीं दिया, कभी परिस्थितियां ऐसी रहीं, घर में छोटा होने के नाते परीक्षाओं का समय है, लेकिन किसी ने कहा ये काम कर दो, किसी ने कहा वो काम कर दो, कोई छोटे भाई ने पढ़ते समय उसकी किताबें ले ली या किताबें फाड़ दी, बहुत सारी बातें थी जिसके चलते बुद्धिमान होते हुए भी वो परीक्षा में फेल होता रहा। लेकिन फेल होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अंतिम पास हुआ, आखिरकार वो पास हो गया, सफल हो गया। तो क्या समझ में आता है? देखिए, फिर से देखते हैं कि जो शिक्षा प्रणाली है, क्या उसमें बदलाव की आवश्यकता है? क्या उसमें बदलाव किए जाने चाहिए? क्यों ऐसा लिखा है कि किस प्रकार की परिवर्तन लाए जाएं शिक्षा प्रणाली में कि छात्रों को यह सब ना सहना पड़े? कैसे परिवर्तन लाना चाहेंगे आप बताइए? किस तरह के परिवर्तन लाना चाहेंगे आप? एक मित्र उसका बहुत अच्छा था जो हमेशा उसकी हेल्प करता था, सहायता करता था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो उसको हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। अब यहां पर आप बताइए कि क्या है? जबकि दोनों अलग अलग धर्म के थे, फिर भी एक भाईचारे की भावना यहां पर बहुत अच्छे से उभर कर आई है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। टोपी शुक्ला पाठ दो ऐसे दोस्तों की कहानी है जो सर्वथा भिन्न वातावरण में पले बड़े हैं। एक था हिंदू परिवार से, दूसरा था मुस्लिम परिवार से। दोनों की परवरिश अलग अलग रीति से हुई है। वह दोनों ने पर्याप्त भिन्न भिन्न परंपराएं भी देखी हैं। इतनी असमानताएं होते हुए भी दोनों घनिष्ठ मित्र बने, एकदम बेस्ट फ्रेंड जिनको कहते हैं। इरफान मुस्लिम परिवार से था और टोपी हिंदू परिवार से। इरफान के घर टोपी का बहुत आना जाना था। दोनों अपने मन की सारी बातें केवल एक दूसरे को ही बताते थे। संयोगवश इरफान के पिता का तबादला हो गया और टोपी अकेला रह गया। अब तो वह बिल्कुल उदास रहने लगा। इस अकेलेपन की उदासी का प्रभाव पढ़ाई पर पड़ा और वह लगातार 2 बार फेल हो गया। क्या करें बताइए? ऐसा क्यों हुआ कि कक्षा के सभी बच्चे तो उससे आगे आ गए और वो उसी क्लास में पढ़ा रहा, जिससे जो भी कक्षा के छात्र थे, उसके मित्र थे, वो उसका मजाक उड़ाने लगते थे। फिर क्या हाल हुआ टोपी का? कक्षा में सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अध्यापक भी उसका उदाहरण दे देकर सबको पढ़ाई में ध्यान देने को कहते देखो यदि नहीं पढ़ोगे तो टोपी की तरह हाल होगा, और वह शर्म से लाल हो जाता था। घर और विद्यालय दोनों जगह उसे अपमानजनक भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। किसी छात्र को ऐसी स्थिति से ना गुजरना पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि छात्रों के स्वाभाविक रुझान को देखते हुए उन्हें आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएं। विशेष रूप से अध्यापकों को तो छात्रों के मनोविज्ञान को समझते हुए उनसे आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हर एक व्यक्ति हो या बच्चा हो, कोई भी समान नहीं होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, हर एक की बुद्धि समान नहीं होती है। कोई बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है, कोई आराम से ग्रहण करता है, तो कोई बहुत देर में। अब ये हम शिक्षकों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, 10 को समझ में आ गया और हम आगे बढ़ गए। हमें हर एक विद्यार्थी को, चाहे वो एक बात को 10 बार क्यों ना कहनी पड़े, हम शिक्षकों की ये जिम्मेदारी है, ना केवल जिम्मेदारी बल्कि उत्तरदायित्व है कि हमें कक्षा के हर एक विद्यार्थी को इतने अच्छे से समझाना होगा, उसकी मानसिक लेवल को ध्यान में रखते हुए, उसकी बुद्धि लब्धि को ध्यान में रखते हुए समझाना होगा ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन बच्चों को समझ में आ गया और हम 2-3 बार समझा रहे हैं, तो वो बच्चे कहते हैं सर या मैडम आगे बढ़िए ना, आप कितना समझेंगे। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि जो बच्चे कुछ देरी से समझते हैं, हर क्लास में होते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है, अनोखी बात नहीं है, ठीक है, तो ऐसे बच्चों की हम अलग से कक्षाएं ले सकते हैं और अलग से कक्षाएं लेने के साथ साथ उनको मानसिक रूप से संबल प्रदान कर सकते हैं, उनको प्रेरणा दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। क्योंकि ये जो ह्यूमन है, मानव की विभिन्नताएं हैं या विविधताएं, वो चली आ रही हैं और चलती रहेंगी। ना तो कोई एक समान था, ना एक समान कोई है और ना ही कोई एक समान रहेगा। हर एक में अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग प्रतिभाओं के धनी है। हर एक व्यक्ति यूनिक है। ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास तो इतनी अच्छी कला है, इसके पास कुछ नहीं है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जिसके पास कोई ना कोई प्रतिभा ना हो।
बस आवश्यकता है उस प्रतिभा को निखारने की, उसके गुणों को उजागर करने की। कहते हैं ना कि प्रतिभाएं तो सब में होती हैं, किसी की छप जाती हैं तो किसी की छुप जाती हैं। उन छुपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करने का कार्य करते हैं शिक्षक। तो इस तरह से हम सबको, शिक्षकों को, टीचर्स को हर एक बच्चे की मानसिक बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए उनको समझाना होगा। यदि उदाहरण देना ही है तो कुछ सकारात्मक उदाहरण के माध्यम से समझाना होगा, ना कि नकारात्मक। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो शिक्षा पद्धति में बदलाव तो बहुत आए हैं कि जिसकी जो रुचि है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, आप उसके अनुसार विषय का चयन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पढ़ाई में है तो वो हर क्षेत्र में होगा, किसी की कला में रुचि है, किसी की खेल में, तो किसी की हर एक ये जो सिंगिंग है या बहुत सारी रहती हैं, ठीक है, कलाएं। तो ये है। अब आता है अगला प्रश्न। नई श्रेणी में जाने, नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास हो जाता था? बाल मन समझते हैं, बचपने वाला। क्यों लेखक जब भी नई श्रेणी में जाते थे या नई कॉपियों को देखते थे और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से जो लेखक थे उनका मन उदास क्यों हो जाता था? जबकि अक्सर तो नई नई चीजें देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, नया बैग, नई पुस्तक, नया पेन, नई कॉपी, नई वाटर बॉटल, बहुत सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर लेखक उदास क्यों हो जाते थे? क्या कारण था उनके पीछे? बताइए जल्दी, बताइए। क्या वो एक और दर्जा आगे आ गए हैं, एक और क्लास आगे आ गए, उसकी चिंता सताने लगती थी कि उफ, अभी तो मैंने वो क्लास पास कर ली है और अब मुझे फिर एक और कक्षा में जाना होगा और पढ़ाई करनी होगी? क्या ये मानसिकता थी? देखते हैं किस तरह से हम उत्तर लिखेंगे। और बेटा आपको मैं बता दूं कि ये जो चल रहे हैं उत्तर वो कितने नंबर के हैं, देखे ना आपने? देखिए एक बार फिर मैं आपको याद दिला देती हूं कि ये हमारे प्रश्न है। किन्हीं 3 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, 3-3 नंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहां पर चले हम कि नई श्रेणी में जाने के बाद लेखक की पढ़ाई में विशेष रुचि तो थी नहीं और अक्सर जिस भी बच्चे की रुचि जिस कार्य में नहीं होती है वो उससे पीछे भागने की कोशिश करता है। तो ठीक वैसा ही कुछ लेखक के साथ हो रहा था और ना ही उनके परिवार के लोग पढ़ाई का महत्व समझते थे। मैंने बताया ना अभी कि जो माहौल रहता है, पारिवारिक माहौल, संगति का माहौल, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था। इसलिए लेखक और उनके अधिकांश साथी उदास मन से ही वित्त प्रत्यक्ष करके दिखा देते थे कि अब हम फिर नई कक्षा में, फिर नया कोर्स, नई पढ़ाई और बड़ी कक्षा में आ गए हम। अगली कक्षा में आने की खुशी उतनी नहीं हो पाती थी जितना इस बात का डर होता था कि अध्यापकों की उनसे अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि बड़ी क्लास में आ गए। फर्स्ट में तो अब आप सेकंड में आ गए हो, अब आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, अब आपको इतनी गिनती आना चाहिए, इतने टेबल्स या पहाड़े आना चाहिए। 5th क्लास में आ गए हो, अब आप प्राइमरी के सीनियर मोस्ट हो गए हो, 8वीं मिडिल क्लास में सीनियर हो गए हो। मतलब ये सुन सुनकर लेखक की स्थिति भी वही होती थी कि अब क्या करें, उम्मीदें बढ़ गई हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, अब हम तो वही हैं, बुद्धि तो वही है, क्या करें, ठीक है? अब उनसे अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। नई कक्षा में नए अध्यापकों का स्वभाव ना जाने कैसा होगा। जो टीचर्स हमें साल भर पढ़ाते रहे हैं पिछली कक्षा में, उनसे हमारा अच्छा खासा तालमेल हो गया था, वो समझ गए थे कि हम किस लेवल के हैं। अब नई कक्षा है, नए अध्यापक, अब फिर हमारा क्या हाल होगा, कैसे हमें वो समझेंगे, कैसे हम उनको समझेंगे, इस उधेड़बन में लगे रहते थे। यह सब बातें लेखक के मन को उदास कर दिया करती थी और अगली कक्षा में आने की खुशी कहीं नीचे ही दब जाती थी। नया नया सब देखकर जैसे बच्चे खुश होते हैं ना, वो खुश नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें ये टेंशन रहती थी, ये चिंता सताती थी कि अब आगे क्या होगा, पहला दिन कैसा होगा, कक्षा में मैं जाऊंगा, क्लास का टीचर कैसा होगा, कैसा स्वभाव होगा, कौन कौन क्या, मतलब बड़ी खासी चिंताओं में वे फंस जाते थे, उलझ जाते थे। ठीक है, ओके। ये था हमारा खंड का, जिसमें हमने हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श और पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास किया। पता चला किस तरह से लिखना है, कितने अंक है। ठीक है बेटा, अब हम चल रहे हैं हमारे खंड खा की तरफ, जो है रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन मीन्स
क्रिएटिविटी। आपको यहाँ पर दिखाना है अपनी रचनात्मकता। किस तरह से आप अनुच्छेद लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं और सूचना लिख सकते हैं या विज्ञापन लिख सकते हैं। ये जो रचनात्मक लेखन है, निर्देश याद कीजिए, सामान्य निर्देश कि यथासंभव क्रमानुसार ही उत्तर दीजिए। रचनात्मक जो लेखन है उसको आप खंड का को पहले कीजिएगा और खंड खा को बाद में ही कीजिए, क्योंकि यहाँ पर विचारने वाला काम अधिक है। यहाँ पर आप अपने विचारों के माध्यम से लिखेंगे तो विचार में हमें समय लगता है, सोचने में समय। यदि पहले हमने अपना खंड खा स्टार्ट कर दिया तो का के प्रश्न छूट सकते हैं। समय सिर्फ 2 घंटे है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने आप पर भरोसा रखते हुए आराम से खंड का के सभी प्रश्नों को करें। जो प्रश्न नहीं आ रहा है, एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, कि आप उसको उत्तर तो लिख दीजिए, उतना स्पेस छोड़ दीजिए जितना आपको लिखना है और आगे बढ़ जाइए, ताकि जब आप क्रॉस चेक करेंगे तो ब्लैंक देखकर, जगह देखकर, खाली जगह देखकर आपको ये जल्दी से दिख जाए कि मुझे ये उत्तर लिखना है। जब हम खाली जगह नहीं छोड़ेंगे तो हम भूल जाएंगे उस समय कि हमने कोई उत्तर छोड़ा है और घर जाकर पता चलेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं छोटी लेकिन बहुत 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 महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, अब है हमारा खंड खा, रचनात्मक लेखन, जिसके अंतर्गत रहेंगे 6 अंक हैं। क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में से या निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद कैसा होता है? निबंध की तरह। निबंध थे थोड़े से बड़े रूप में और अनुच्छेद है वैसा ही, संकेत बिंदुओं का हमें पालन करना है, लेकिन निबंध से थोड़ा छोटा है अनुच्छेद। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि हमने देखा, पहले हमने उत्तर लिखे 25 से 30 शब्दों में, फिर आए हमारे 60 से 70 शब्दों में, अब पहुंच गए हम 150 शब्दों में। मतलब धीरे धीरे हमारा जो लेवल है शब्दों का वो बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर आपको डरने घबराने की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल कुछ भी चिंता नहीं करना, बस खुद पर विश्वास रखिए, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, हर एक प्रश्न का ध्यानपूर्वक अभ्यास कीजिए, सब कुछ यहाँ रहेगा। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है मेरे बच्चों पर कि बहुत अच्छे से देख रहे हैं और वो करके आएंगे। पहला क्या है? भारत की बदलती तस्वीर। अनुच्छेद लिखना है दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर। कौन कौन से बिंदु शामिल करना है हमें? प्राचीन भारत, विशेषताएं, कमियां या बदलता स्वरूप। इन सभी संकेत बिंदुओं का पालन करते हुए हमें अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, दूसरा क्या है? संतोष सबसे बड़ा धन। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, उसके अंतर्गत हमें लिखना है प्राचीन भारत। धन की सीमाएं, प्रसन्नता का आधार। धन की क्या सीमा है? धन किसे माना जाता है? व्यक्ति की मानसिकता किसे धन मानती है? सब कुछ यहां पर हमें शामिल करना होगा। ठीक है, और है तीसरा, नर होना निराश करो मन को। नर, मानव, मनुष्य का जन्म मिला है भाई, हमें तो अपने आप पर गर्व करना चाहिए, ना कि मन को निराश करना चाहिए। यदि हम निराश हो गए, यदि हम हताश हो गए, तो फिर हमें बुद्धिमान प्राणी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। बुद्धि हम में है, सर्वश्रेष्ठ हम हैं, तो फिर निराश क्यों हो? हाँ, क्यों हम चिंता करें आगामी परीक्षाओं की या परीक्षा में क्या करेंगे? आप बहुत बुद्धिमान बालक हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, पढ़ा है ना हमने, देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, अभ्यास कर रहे हैं ना, अच्छे से करके आएंगे। खुद पर भरोसा रखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। नर होना निराश करो मन को, सूक्ति का अर्थ, अर्थात सबसे पहले हमें यह बताना है कि इसका अर्थ क्या है। अभी अभी मैंने बताया ना कि नर हो ना निराश करो मन को। मनुष्य तन दिया है, मनुष्य जीवन दिया है उस परमात्मा ने, चाहे आप उस परमात्मा को किसी भी नाम से जानते हो, अल्लाह, ईश्वर, जिस भी नाम से आप पूजते हैं, दुआ करते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो उसने जब ये रूप दिया है, उसने जब ये योनि दी है मनुष्य की, तो उसमें हमें हताश, उदास या निराश नहीं होना है। हर एक परिस्थिति का, चाहे वो हमारे विपरीत ही क्यों ना हो, उन परिस्थितियों का हमें सामना करना है, डटकर सामना करना है, हार कर, थक हार कर नहीं बैठना है, क्योंकि हमसे बड़ा कुछ नहीं, हम बुद्धिमान हैं। समस्याओं के हाथ पैर नहीं होते हैं, बुद्धि नहीं होती है, मस्तिष्क नहीं होता है, तो फिर वो हमसे बड़ी कैसे हो जाएंगी? क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ है, ऑल इन वन, है ना। तो सूक्ति का अर्थ दूसरा है मनुष्य जीवन का महत्व। क्यों मनुष्य के जीवन का महत्व है? क्यों हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माने?
सफल बनाने के उपाय, किस तरह से हम अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। समझ में आया? चलिए चलते हैं आगे। किस तरह से आपको उत्तर लिखना है, किस तरह से अंक विभाजन होगा और क्या हम लिखेंगे। देखिए, दिए गए 3 अनुच्छेद में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लेखन। 150 शब्द। अब आप गिनने मत बैठिएगा, नहीं तो 2-4 मिनट आप उसी में लगा देंगे। जो हमारी परीक्षा की कॉपी है, एक और बार मैं आपको बताना चाहूंगी कि अक्सर देखिए ये हमारा पेज है, ध्यान से देखिएगा बेटा, मार्जिन ऑलरेडी वहां पर दिया रहता है और हमें यहां से लिखना शुरू करना होता है। ठीक है। अब जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस साइड तो मार्जिन दिया है, इस साइड भी मार्जिन बना लेंगे और इतना इतना सा लिखते जाएंगे बीच बीच में, फिर मैम सप्लीमेंट्री। नहीं करना ऐसा। अधिक सप्लीमेंट्रीज कॉपी लेने से अधिक नंबर नहीं मिलेंगे आपको। क्या लिखा है गुणवत्ता तय करेगी, शब्द सीमा तय करेगी कि आपने कितना अच्छा लिखा है, उस आधार पर आपको अंक मिलेंगे। तो इधर से मार्जिन उधर से मार्जिन रखने की आवश्यकता नहीं है, अधिक सप्लीमेंट्री लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि हाँ आपकी परीक्षा में जो कॉपी है वो वास्तविक रूप में भरने वाली है तो एक पेज, जब लास्ट पेज हो ना, तभी आप हाथ ऊंचा कर दीजिए, वो अपने आप आ जाते हैं इन्विजिलेटर्स और आपको बता देंगे कि मतलब दे देंगे कॉपीज। बार ये नहीं कि आप लिख कर बैठे और कॉपी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा हॉल बड़ा होता है, उसको वहां से यहाँ आने में टाइम भी लग सकता है, जो भी है वहां पर। ठीक है, तो मार्जिन एक साइड है, आराम से लिखना है आपको, इस तरह से आपको लिखते जाना है। अब 150 शब्द में लिखना है। भूमिका, जो भी इंट्रोडक्शन आप देंगे, चाहे वो कोई भी अनुच्छेद का टॉपिक आप लिख रहे हैं, तो वो रहेगी आपकी 1 नंबर की। 6 नंबर है, इसमें ध्यान रखिएगा। विषय वस्तु 4 अंक। भूमिका अर्थात इंट्रोडक्शन, जो भी अनुच्छेद है उसको किस तरह से आप शुरुआत करते हैं। और मैं बता दूं कि यदि आप शुरुआत किसी लोकोक्ति, किसी मुहावरे, किसी कहावत या किसी दोहे के माध्यम से करेंगे ना, तो 1 नंबर आपको 100% मिल जाएगा। ये आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, शार्प माइंड को परिचित कराती है या उसका परिचय देती है कि बच्चा बहुत समझदार है, उसको कोरिलेट करना आता है, उसको सहसंबंध स्थापित करना आता है। ठीक है, तो यहां पर जब आप इंट्रोडक्शन देंगे जिस भी अनुच्छेद का, तो थोड़ा सा अभ्यास कर ही रहे हैं हम, है ना, और किस तरह से हमें लिखना है। अब आए हम विषय वस्तु पर। 4 अंक, 4 नंबर, 6 में से 4 तो विषय वस्तु के हैं। अब चलते हैं कि हम किस तरह से लिखना प्रारंभ किया। हमने भूमिका हमने बना दी, इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। अब हमने उसमें कौन कौन से ऐसे शामिल किए बिंदुओं को या कौन कौन से वाक्यों को शामिल किया जो कि उस अनुच्छेद के टॉपिक को बहुत अच्छे से परिभाषित कर पा रहे हैं। अब यदि विषय वस्तु के अंतर्गत यदि आपको लगता है कि मैंने ये पॉइंट बहुत अच्छा लिखा है या मैंने ये सेंटेंस बहुत बढ़िया लिखा है, तो ब्लैक और ब्लू पेन आपको ले जाना है ना, तो उसको आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिए। ऐसा नहीं कि सारी लाइन को अंडरलाइन किए जा रहे हैं, नहीं करना है। जिसको आपको लगता है कि आपने कुछ बहुत अच्छा लिखा है और चेकर की दृष्टि वहां पर पहुंचे, तो उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि जो भी चेकर रहेंगे वो आपकी उस विशेष वाक्य को जल्दी से देख पाए। ठीक है। भाषा 1 अंक। किस तरह की भाषा का आप प्रयोग करेंगे, आप उपयोग करेंगे, जब लिखेंगे तो कितनी अच्छी भाषा, कितने अच्छे शब्दों का निर्माण करेंगे, और को जो कॉमा या पूर्णविराम रहते हैं, अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्णविराम, उनका किस तरह से उपयोग करेंगे, ये भी आपके अंक निर्धारित करेंगे। ठीक है बेटा। भूमिका मैंने बताया। इंट्रोडक्शन में आप चाहे तो कोई कोटेशन या कोट लिख सकते हैं, हिंदी में कोई भी कहावत लिख सकते हैं, मुहावरा लिख सकते हैं, दोहा लिख सकते हैं। साथ ही साथ विषय वस्तु में आप किस तरह से जो सारा कंटेंट है आप उसको लिख रहे हैं, तो उसमें किस तरह से जो चेकर है उसको बांध कर रखना चाहते हैं कि जो भी आपसे पूछा गया है वो बहुत क्या लिखा है बच्चे ने। ठीक है। भाषा आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, एकदम नहीं कि जो बोलचाल में हम बोलते हैं बस वही लिखित भाषा है। नहीं तो भाषा के अलग अलग रूप क्यों होते हैं? मौखिक रूप अलग है ना, लिखित रूप अलग है। तो लिखित रूप जो है वो सबसे उच्च कोटि का रहता है। लिखित भाषा में हमें बहुत अच्छे से लिखना होता है। यही हमारी पहचान होती है कि हमने कितने अच्छे से अपने विचारों को सजोकर वहां पर लिखा है। और जैसा मैंने बताया कि जो भी आपको लगता है कि वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, तो अंडरलाइन कर दीजिए, और भाषा तो आपको अच्छी लिखनी ही है। ठीक है। भारत की बदलती तस्वीर।
क्या बदल रहा है? सब कुछ बदल रहा है धीरे धीरे। क्या होता जा रहा है? क्या जो सदियों पूर्व भारत था वो आज भी वैसा ही है? क्या सदियों पूर्व जो वेद पुराण या ऋषि मुनि या जिस तरह की शिक्षा होती थी, क्या वो आज भी है? कहाँ कहाँ क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या परिवर्तन आए हैं, वो यहाँ हमें दिखाना होगा। बदलती तस्वीर मीन्स ये नहीं कि भारत का जो मैप है कल हमने हरे या लाल रंग से शेड किया था, आज हम उसको गुलाबी या पीले रंग से कर देंगे, तस्वीर बदल गई। नहीं, परिवर्तन क्या क्या आए हैं हर एक चीज में, वर्ताव में, व्यक्तित्व में, वातावरण में, अपने व्यवहार में, सब कुछ। स्कूल में, शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, परिवार में, समाज में, हर एक। भारत किससे बनता है? व्यक्ति से। व्यक्ति कहाँ रहता है? परिवार में। परिवार किसका हिस्सा होता है? समाज का। समाज से क्या बनता है? राष्ट्र या देश या भारत। तो ये जो है ना, कहते हैं ना, एक एक बूंद से समुद्र भर जाता है, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। ठीक है, तो यहां पर कि एक एक सदस्य की क्या महत्वपूर्ण योगदान रहता है एक कुशल भारत का निर्माण करने में, वो यहां पर हमें बताना होगा कि पहले क्या था, धीरे 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 क्या बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। और भाषा पर ध्यान दीजिएगा कि कितने अच्छे शब्दों का यहां पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एक समय था, अभी मैंने बात की ना कि हमें शुरुआत करना पड़ेगा वहां से, प्राचीन भारत से, कि पहले क्या होता था, फिर किसमें बदलाव आए। गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, है ना, एक सत्ताधारी व्यक्ति रहता था, राजा हुआ करते थे, बहुत सारी बातें। तो हमें था पास्ट से शुरू करना पड़ेगा। एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, अनेकता में एकता हमारी पहचान थी, प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से यह धनी था, यहाँ की संस्कृति, सभ्यता एवं मानवीय मूल्यों से संपूर्ण विश्व परिचित है। न केवल भारत के लोगों द्वारा ही इसकी सराहना की जाती थी, बल्कि संपूर्ण विश्व सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि धनी भी था। और यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, हर एक की प्रशंसा की जाती थी। विश्व गुरु, यस, विश्व गुरु की उपाधि भी प्राप्त है भारत को। यहाँ की संस्कृति, ठीक है, परिचित है। किंतु समय के साथ साथ भारत अपनी इस विरासत से दूर होता गया धीरे धीरे। अंग्रेजों की गुलामी ने हमें कमजोर बना दिया। क्या हुआ, कैसे हम कमजोर बने? जब अंग्रेजों का शासन हमारे भारत पर आया तो हम अपनी पहचान को कहीं ना कहीं मिटाते चले गए, क्योंकि वो उनकी सत्ता थी, उनके अनुसार हमें अपना जीवन जीना पड़ा। ठीक है, तो हमारी जो ताकत थी, जो हमारी अस्मिता थी, वो धीरे धीरे धूमिल होती गई। किंतु एक होकर, ऐसा नहीं कि फिर हो गई तो फिर बस हो ही गई, अब क्या कर सकते हैं, किंतु एक होकर हमने स्वतंत्रता हासिल की। ये भी प्रमाण है हमारी एकता का, हमारे बंधुत्व का, हमारे भाईचारे का, कि जैसे तैसे करके हम सब ने, जो भारतीय क्रांतिकारी थे, कुछ गरम दल के नेता थे तो कुछ नरम दल के नेता थे, सब ने अपने अपने प्राणों की आहुति देकर आराम से अपनी सोच समझ के अनुसार अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया और हम पुनः एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उजागर हुए। ठीक है, अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, किंतु आपसी बैरभाव ने हमें खोखला कर दिया। अब यहां फिर बात आई कि अंग्रेजों से तो हम आजाद हो गए, अंग्रेजों को तो हमने भगा दिया, हम अब स्वतंत्र राष्ट्र हो गए, लेकिन यहां पर बात वो आई कि हम आपस में ही लड़ने लगे, आपस में ही मतभेद, मन मुटाव, और इस कदर से एक दूसरे के शत्रु हो गए। तो फिर क्या होगा? अब हमें इन सब बातों ने अंदर से खोखला बना दिया। हम बैर, द्वेष, नफरत, घृणा, इन भावनाओं में जकड़ गए और हम भूल गए कि यदि ये भावनाएं जब हमारे मस्तिष्क और मन पर हावी रहेंगी तो हम विकास की ओर कतई नहीं जा पाएंगे। विकास कब संभव है? जब सब कुछ सही सलामत तरीके से चलता रहे। ठीक है, अंधाधुंध बढ़ती इच्छाओं व आवश्यकताओं के चलते प्रकृति का भी विनाश करता चला गया। हर एक व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया, आत्म केंद्रित हो गया, स्वार्थी हो गया। उसको लगा कि सिर्फ मैं बड़ा बन जाऊं, मेरे पास धन दौलत हो, सब कुछ मेरा हो। ये जो लालसा है, ये जो कामना है, व्यक्ति को स्वार्थ के दलदल में धसाती गई, और जो अमीर थे वो अमीर होते गए और गरीब थे वो गरीब रहते गए। अब इसमें क्या हुआ? सामाजिक विषमता बढ़ी तो लोगों की सोच में भी नकारात्मक परिवर्तन आए कि हाँ ये तो वो है, और इस तरह से हम पिछड़ते गए और प्रकृति का दोहन भी किया। प्रकृति
का नाश किया, पेड़ पौधों की कटाई, फैक्ट्रीज, ये जो औद्योगिक कार्य हैं उनसे प्रकृति की अंधाधुंध कटाई हुई, खेतों में जमीन उपजाऊ के स्थान पर ये बहुत अच्छी फैक्ट्री बन सकती है, या उनसे बहुत सारे ऐसे हानिकारक पदार्थों का रिसाव हुआ जिससे हर तरफ प्रदूषण फैलने लगा। परिणाम स्वरूप आज हमारा भारत पर्यावरण संबंधी आपदाओं से, आतंकवाद से, भ्रष्टाचार आदि अनेक ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है जो दिन पर दिन इसे कमजोर बना रही हैं, जबकि इसका असली हकदार कौन है या इसके पीछे कौन है? हम सब मनुष्य। एक और विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हम तरक्की कर रहे हैं, किंतु जब तक जनसंख्या व अपनी छोटी सोच पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तब तक भारत की तस्वीर को सुंदर नहीं बना पाएंगे। अतः आवश्यकता है कि फिर से एक होकर समाज एवं देश के हित में कार्य करें, क्योंकि उसी में हम सबका हित भी निहित है। ठीक है, जब हमारे अंदर दूसरों के प्रति भलाई की भावना होगी, परोपकार की भावना होगी, कर्म निष्ठा के प्रति हम एकदम समर्पित भाव रखेंगे, तो एक एक करके हम अपने भारत को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, जैसा कि प्राचीन युग में था। सोने की चिड़िया, विश्व गुरु, ये सब बेटा हम सब मिलकर कर सकते हैं, और आप लोग तो भावी नागरिक हैं। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं भारत की बदलती तस्वीर को। पास्ट से शुरू करेंगे, वर्तमान पर जाएंगे और फ्यूचर के लिए भी प्रेरित करेंगे, अर्थात भूतकाल से लेकर वर्तमान और वर्तमान काल से भविष्य की ओर जाएंगे, तब कहीं हमें भारत की बदलती तस्वीर नजर आ जाएगी। ठीक है, दूसरा है संतोष सबसे बड़ा धन। कहते हैं ना, जो संतोषी है वो सबसे बड़ा धनी है। अब मैं यहाँ पर अपने विचारों को थोड़ा सा आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि जो व्यक्ति संतोषी रहते हैं ना, एकदम सेटिस्फाइड, उनके चेहरे पर हमेशा चमक रहती है, एक अलग प्रकार का ग्लो रहता है बिना कुछ लगाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे आए संतोष, कैसे हम आपाधापा में ना भागें या कैसे हम होड़ में ना भागें। भाई हमें भी तो उन्नति करना है, हमें भी तो प्रगति करना है, हम क्यों हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें। तो बेटा संतोष का मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और सोचें कि किस्मत में यही है हमारा, अब हमें क्या करना है, 2 जून की रोटी मिल रही है ना, ठीक है, खाएंगे सो जाएंगे, फिर उठेंगे खाएंगे सो जाएंगे। नो, दिस इज नॉट संतोष। संतोष अर्थात कि हम अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहें, और संतोष अर्थात हमें दूसरों की जो धन दौलत या मोह माया वाली भौतिक वस्तु हैं उनको देखकर अपने मन में ऐसा नहीं करना है कि उनके पास है मेरे पास क्यों नहीं, मुझे भी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी जहां है, मतलब हमारे मन में जलन की भावना है और हम कहीं ना कहीं रास्ते से भटक रहे हैं। हाँ ठीक है, आज हमारे पास साइकिल है, हम आराम से मेहनत करेंगे, इतने अच्छे से मेहनत करेंगे, हम बाइक ले लेंगे, बाइक के साथ साथ हम और कोशिश करेंगे अच्छी वाली बाइक ले लेंगे। अभी हमने सेकंड हैंड ले ली ना, अब हम नई बाइक खरीदने का प्रयास करेंगे। अब कैसे भी तो, अब इसके पास है मैं इसी से छीन लूंगा, कैसे वाली नहीं, मेहनत पर, अपने आप पर भरोसा रखना है। ठीक है, संतोष ये नहीं, संतोष मीन्स हमें अपने कार्य से संतुष्ट रहना है, और कार्य से हम जब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हम पूरी मेहनत के साथ काम नहीं करेंगे। धीरे धीरे हम गए, बिल्कुल हम पहुंचे धीरे धीरे धीरे, और अपने पूर्वज, अपने दादा दादी, नाना नानियों से सुनना कि वो कहते हैं ना कि ये जो धन दौलत है ऐसे ही नहीं आई है, खून पसीने की कमाई है, ये सफेद बाल धूप में नहीं किए हैं, मेहनत से कमाए हैं। तो ये वो डायलॉग सिर्फ कहने के लिए नहीं मारते हैं बेटा, ये सच है, सच्चाई है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते कि हिलाया और झरझर झरझर हो गया, मेहनत करनी होती है। जो संतोषी व्यक्ति रहते हैं वो दूसरों को देखकर जलते नहीं हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं और हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं। उनको प्रसन्नचित्त लोग देखकर कहते हैं कि क्या बात है, इसके पास ऐसा क्या है जो कभी दुखी नहीं रहता। वो हमें खुश देखकर दुखी होते हैं। और एक बात बताऊं मैं यहाँ पर कि हमारे जो अपना शत्रु हो कोई, उसको यदि परास्त करना है तो ना तीर की आवश्यकता है, ना तलवार की आवश्यकता है, किसी औजार की आवश्यकता नहीं है। अपना स्वभाव, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वो हमेशा हमेशा आपको देख देख कर जलता भुनता रहेगा और यही सोचता रहेगा कि ये इतना खुश क्यों है।
ठीक है। तो संतोष मीन्स अपने हृदय को शांत रखना, सकारात्मक विचारों को अपने मस्तिष्क में बसाना, अपने कार्य से कार्य करना और आगे बढ़ते जाना धीरे धीरे, सीढ़ी दर सीढ़ी, ठीक है। मनुष्य जीवन भर कार्यरत रहता है। कहते हैं ना, बहता हुआ जल पीने योग्य रहता है, यदि जल थम गया तो वो सड़ जाता है। ठीक उसी तरह से मशीन, चाहे कितनी अच्छी कंपनी की मशीन ले लो, यदि वो कुछ दिनों कुछ महीने उसको रख दिया जाए तो उसमें जंग लग जाती है। ठीक वैसा ही हमारा शरीर है। हम काम करते रहेंगे, हमारे हाथ पैर मस्तिष्क सब कुछ पॉलिश्ड रहेगा, अच्छे से ग्रीसिंग होती रहेगी, काम करता रहेगा। जो हम आलस के शिकार हो गए तो बस हमसे कुछ करते नहीं बनेगा। इसलिए निरंतर हमें कार्य की ओर बढ़ते जाना है, प्रयत्नशील रहता है और शांति एवं सुख को पाने का प्रयत्न करता है। प्रयास। सामान्य धारणा यह है कि अधिक धन कमाकर हम अपने जीवन को अधिक सुखमय एवं स्वयं को अधिक प्रसन्न बना सकते हैं। क्या अधिक धन से सुखी रहा जा सकता है? क्या बहुत अधिक धनी व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं? बोलिए, नहीं। अर्थात धन से या पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। अर्थात धन या पैसे से स्वास्थ्य भी नहीं खरीदा जा सकता। अपने आप को देखिए, फिर मैं बताती हूं कि अधिक धन कमाकर हम अपने जीवन को अधिक सुखमय एवं स्वयं को अधिक प्रसन्न बना सकते हैं, ऐसी सोच है सबकी, किंतु यह सच नहीं है। धन हमें आराम तो दे सकता है, सुख दे सकता है, किंतु वह सुख स्थायी नहीं हो सकता। यदि हम मन से संतोष का अनुभव करना सीख लें तो ऐसी वस्तुओं के अभाव में भी खुश रह सकते हैं जो हमें धन से प्राप्त होती हैं। और जो खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उनके साथ हमेशा ऊपर वाला रहता है। कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान या परमात्मा भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। वो देखते हैं कि इतनी धन नहीं है इसके पास, फिर भी ये प्रसन्नचित होकर कार्य कर रहा है, इसके लिए कुछ तो अच्छा करना चाहिए। और हमेशा अच्छा 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 सोचोगे तो अच्छा 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 होता जाएगा। जब हम संतुष्ट होना सीख जाते हैं तो अभाव में भी भरमार महसूस कर सकते हैं। जो है हमारे पास, हम बेस्ट, आई एम द बेस्ट ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 5 सेंटेंसेस याद रखिएगा। हमेशा उन्होंने ये कहा है कि ये 5 सेंटेंसेस हमें एक जादू प्रदान करते हैं। I am the best, I can do it, God is always with me, I am a winner and today is my day. Yes, these 5 sentences are the magical. बिल्कुल इनको ध्यान रखिए कि yes, I am the best, I can do it, God is always with me, I am a winner and today is my day. हर दिन हर समय ये सेंटेंसेस, इन वाक्यों को याद रखिए। जब हम संतुष्ट होना सीख जाते हैं तो अभाव में भी भरमार महसूस करते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसके पास ये है और हमारे पास ये नहीं है, वो कितना खुश है, वो इतनी बड़ी गाड़ी में जा रहा है, हम देखो साइकिल पर जा रहे हैं या हम पैदल जा रहे हैं। बेटा, ये मेहनत ही आपको एक दिन इतनी ऊंचाई पर ले जाएगी कि आप स्वयं भी अंदाजा नहीं लगा सकते, बशर्ते कि हम अपने कार्य को ईमानदारी से करते रहें और अपने मन में ये लालच से ना करें कि मैं काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसका परिणाम तो अच्छा मिल जाएगा। बस मन में बिना किसी कामना के कार्य करते जाइए, कार्य करते जाइए, कार्य के पीछे भागिए, सफलता आपके पीछे जरूर आएगी। अब अन्यथा अपार वैभव, सुख के भौतिक साधन भी हमें सुख एवं शांति नहीं दे सकते। यदि मन में संतोष नहीं है तो कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो, हम सुखी नहीं रह सकते। अतः ठीक ही कहा गया है, देखिए, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। समझ में आया? लिख दिया ना यहाँ पर। अर्थात एक बार संतोष रूपी धन हाथ में लग जाए तो उसके सामने अन्य सब प्रकार के धन या वैभव फीके या धूल के समान व्यर्थ लगने लगते हैं। तो संतोष को, संतुष्टि को, सेटिस्फैक्शन को अपने मन में अवश्य स्थान दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर देखिए आप कैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमेशा। ठीक है, तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करके हम ये वाला जो अनुच्छेद था, संतोष सबसे बड़ा धन, उसको लिख सकते हैं। बिल्कुल आपको फुल अंक प्राप्त होंगे। तीसरा, नर होना निराश करो मन को। सबसे पहले हमें क्या लिखना था? सूक्ति का अर्थ, अर्थात जो टॉपिक है उसका क्या अर्थ है, सबसे पहले हमें लिखना है इसका अर्थ। तो मैंने आपको बताया था, याद है ना, कि मनुष्य योनि जो हमें मिली है, मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, उसमें हमें निराशा, हताशा या चिंता जैसी भावनाओं को तो जयराम जी की कर देना है, दूर से बिल्कुल निकट नहीं आने देना है। और जब ये निकट नहीं आएंगी तो हमारे पास क्या रहेगी? खुशी, प्रसन्नता।
ठीक है, प्रसन्नचित्त। तो ये हमें आगे की ओर ले जाते हैं। हिंदी साहित्य के महान कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता नर हो ना निराश करो मन को कि यह पंक्ति मनुष्य को जीना सिखाने के लिए पर्याप्त है। जिसने जीना सीख लिया, कार्य सीखना, कहते हैं अरे ये काम तो बहुत मुश्किल है, अरे ये कार्य मैं कैसे करूंगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये काम मत दीजिए प्लीज, ये मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे कर सकता हूं, ये मैंने कभी नहीं किया। ऐसे बहुत सारे हम वाक्य बोलते हैं अपने जीवन में, लेकिन हर एक कार्य को पहली बार ही करना होता है। किसी भी कार्य से हमें घबराना नहीं या डर कर ना नहीं करना है। जब कभी बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ हमारे कंधों पर आ जाए तब भी हमें डरना नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ भी उसी को देता है, ऊपर वाला, जो भरोसा करता है कि हाँ ये इन जिम्मेदारियों को संभाल सकता है, हर किसी को नहीं देता है। ठीक है, तो यहां पर बात है कि जो मैथिली शरण गुप्त की ये कविता की जो पंक्तियां हैं, ये जो पंक्तियां हैं हमें जीना सिखाने के लिए पर्याप्त हैं। क्या है इस पंक्ति में? यह सार या ये समरी या इसका सारांश यह है कि मनुष्य जीवन अनमोल है। यह हार मानकर, निराश होकर, व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। यदि हम अपने मानव होने को समर्थ करना चाहते हैं तो हमें निराशावादी विचारों से दूर रहना होगा। निराशा का भाव हमारी योग्यता, हमारे कौशल एवं हमारे बल को कमजोर बना देता है। इसलिए निराशा, हतोत्साहित या उदासी जैसे बिल्कुल, इनको तो बिल्कुल मत लाने देना, कभी भी अपने मन और मस्तिष्क में इनको जगह मत देना। हमेशा प्रसन्नचित्त रहना, तो ये अपने आप ही दूर भाग जाएंगे, क्योंकि विपरीत जो चीजें हैं वो एक साथ नहीं रह सकती। खुश रहेंगे तो उदासी कहां से आएगी। ठीक है, तो ये वो है कि किस तरह से मैथिली शरण गुप्त की जो कविता है उसकी ये पंक्ति है, जिसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य जीवन कितना अनमोल होता है। इसमें हमें निराशा से नहीं, एकदम प्रसन्नता से कार्य करना है। मनुष्य होने के नाते हमें अपने जीवन के महान उद्देश्यों को समझना चाहिए। अब एक बात बताऊं मैं आपको, 9th में आपने एक कविता पढ़ी थी ना, या नहीं पढ़ी होगी तो अभी मैं बता देती हूँ, सुना देती हूँ कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। कश्मीरी कवयित्री लल देद की कविता है, कोर्स एक ही कविता है। ठीक है, उसमें वो यही कहना चाहती हैं कि मतलब मनुष्य जीवन जब हमें मिला है, धर्म में तो हम यहाँ पर बट गए ना आकर इसमें पृथ्वी लोक पर, लेकिन वहां जब हमें इस मनुष्य योनि में भेजा जाता है तो एक उद्देश्य के साथ भेजा जाता है कि तुम्हें हम मनुष्य योनि का दे रहे हैं जन्म, जाओ तुम इन उन उद्देश्यों को पूरा करो। और हम वहां कहते हैं बिल्कुल जी बिल्कुल, आपकी आज्ञा सराखों पर, ये बिल्कुल हाँ 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 करते रहते हैं। और यहां पर आकर हम मोह माया के दलदल में फंस जाते हैं और वो काम भूल जाते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आए। बचपन गया, जवानी आई और बुढ़ापा आ गया, और हमने जब देखा जेब टटोली कोड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। जब हमने पीछे पलट कर देखा कि मैंने तो कोई ऐसे अच्छे कर्म ही नहीं किए, क्योंकि वहां हम धन दौलत लेकर नहीं जाएंगे, वहां बड़ी सी गाड़ी गिफ्ट नहीं कर देंगे ऊपर वाले को, सर हमने इतना कमाया लीजिए ये धन, नो। वहां पर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारा कर्म, हमारे सदकर्म। तो अब जब देखा कि मैंने तो कोई सदकर्म नहीं किया, अब क्या करूं, मांझी को दूं क्या उतराए, और हम निराश हो गए। और वो भी कभी याद आया, बुढ़ापे में जब हम जाने वाले हैं, माला उठा ली, जाप करने लगे, अब हमारे जो भी पाप है वो धुल जाएं। उससे कुछ नहीं होगा। हर एक पल को, हर एक समय को ईमानदारी से हंसते खेलते बिताना है। जो भी परीक्षाएं दे, अब परीक्षा आपकी है, लेकिन जीवन भी एक परीक्षा है। परीक्षाएं कहते हैं ना, जांच करने के लिए ली जाती है कि आपने कितनी मेहनत की, तो परमात्मा या ऊपर वाला भी तो हमारी परीक्षा लेता है। जब कठिन परिस्थितियां हमारे सामने आती है, इट मीन्स कि हमारी परीक्षा चल रही है, हमारा एग्जाम। अब हम उससे किस तरह से पार होते हैं ये हम पर निर्भर करता है। ठीक है, लक्ष्य निर्धारित करते चलना चाहिए, राह में आने वाली बाधाओं को ठोकर मारकर आगे बढ़ते जाना चाहिए, और यह तभी संभव होगा जब हम निराशा से दूर रहेंगे, स्वयं पर विश्वास रखेंगे। तो स्वयं पर विश्वास रखें, आशावादी बने रहकर प्रयत्न करते रहें, तो कोई ऐसी मंजिल नहीं जहां हम नहीं पहुंच सकते, कोई ऐसा पर्वत नहीं जिसे हम लांघ नहीं सकते। अतः इस पंक्ति को सदैव याद रखें और मनुष्य जीवन को सिद्ध करें, मनुष्य होना सिद्ध करें कि हाँ आई एम, यस मैं मनुष्य हूं।
सिर्फ हाथ पैर मुंह इससे आप मनुष्य नहीं है। हर एक परिस्थिति का जो सामना कर लेते हैं, चाहे वो मुश्किल हो, विपत्ति हो, कुछ भी, तब आप मनुष्य कहलाने के लायक हैं, तब हम मनुष्य कहलाने के लायक हैं। इस सूक्ति के अनुसार यही कहना चाहते हैं कविवर मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अब देखिए बेटा, चौथा प्रश्न हमने देखा जिसमें हमने अनुच्छेद लेखन को देखा। अनुच्छेद लेखन में हम समझ गए हैं कि 1 नंबर की भूमिका रहेगी, 4 नंबर की विषय वस्तु रहेगी और 1 नंबर की भाषा रहेगी। हमें किस तरह से शुरू करना है, किस तरह से अंत करना है, ये सब कुछ हमने अभी समझा और भी हम देखेंगे। तो यहां पर अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न नंबर 5वां ये है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। ओके, बिजली संकट से ग्रस्त नगरवासियों की शिकायत बिजली विभाग के अध्यक्ष तक पहुंचाने हेतु 120 शब्दों में पत्र लिखिए। आ गए हैं हम पत्र लेखन पर। अंक रहेंगे 5, शब्द रहेंगे 120। ठीक है, अब और अथवा एक और क्या है पत्र, विद्यालय की प्रधानाचार्या को पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए 120 शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखिए। ध्यान से देखिए, ये दोनों पत्र हैं औपचारिक। औपचारिक मतलब समझते हैं ना बेटा, औपचारिक मीन्स ऑफिशियल लेटर्स, और दोनों ही, एक अथवा वाला भी औपचारिक है। तो आप ये मानसिकता ना बनाएं कि एक औपचारिक आ जाएगा, एक अनौपचारिक आ जाएगा। दोनों औपचारिक भी आ सकते हैं, दोनों अनौपचारिक भी आ सकते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक भी आ सकता है। अतः हमें दोनों प्रकार के पत्रों की अच्छे से तैयारी करनी होगी। ठीक है, औपचारिक पत्र समझते हैं ना, ऐसे पत्र जो कार्यालय संबंधी होते हैं, जो हम स्कूल में या किसी ऑफिस से संबंधित जो लेटर्स रहते हैं, इनको ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। इसमें हमें फॉर्मल लेटर या कुछ औपचारिकताएं निभानी होती हैं। आरंभ से अंत तक बहुत सारी कुछ औपचारिकताएं निभानी होती हैं, जिनके आधार पर ही हम अंक प्राप्त कर पाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होता है, लेफ्ट हैंड ही इसका एंड होता है बीच में, और हमेशा इसमें क्या होता है, इसमें विषय लिखा जाता है। औपचारिक पत्र में विषय लिखा जाता है, जबकि अनौपचारिक में विषय नहीं लिखा जाता। अनौपचारिक पत्र में हमें विषय अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इतना ध्यान रखिएगा। औपचारिक फॉर्मल लेटर जो रहते हैं, ऑफिशियल लेटर जो रहते हैं, उनमें हमें क्या लिखना होता है बेटा, विषय। समझ आ रहा है? ठीक है, अब देखते हैं आगे किस तरह से अंक विभाजन है, किस तरह से हमें अंक प्राप्त हो सकते हैं। दिए गए 2 पत्रों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में पत्र लेखन। 2 दिए हैं, 1 करना है, लेकिन आना तो हमें दोनों चाहिए। ठीक है, आरंभ तथा अंत की औपचारिकताएं 1 अंक। आरंभ और अंत, शुरुआत कहां से करनी है, प्रति जो भी है औपचारिकताएं, और अंत में आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी या भवदीय, उसको 1 अंक दिए जाएंगे। विषय वस्तु, जो विषय के बाद जो बॉडी लिखी जाती है बीच का, उसको कहते हैं विषय वस्तु, उसमें 3 अंक हैं। आपने जो विषय लिखा है उसको आप कितनी अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो होती है विषय वस्तु। भाषा 1 अंक, किस तरह के शब्दों का, किस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए हम पत्र पूरा कर रहे हैं, उसका है 1 अंक। इस तरह से आपके 5 अंक हो जाते हैं। देखिए, पत्र लेखन, सबसे पहला पत्र कौन सा था देख लिया ना, बिजली संकट से ग्रस्त नगरवासियों की शिकायत बिजली विभाग के अध्यक्ष तक। बिजली संकट मतलब बिजली आ रही है या जा रही है, लाइट नहीं है या कुछ तो परेशानी है, तो किसको लिखना है, बिजली विभाग के अध्यक्ष को पत्र लिखना है, मतलब शिकायती पत्र है। परीक्षा भवन, नई दिल्ली। मैंने कहा ना, आपकी जो कॉपी रहेगी उसके लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड है हमारा, ये राइट हैंड है, हिंदी में दाया और बायां, तो बाएं तरफ से हमें स्टार्ट करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से हमने स्टार्ट कर दिया, परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक, अध्यक्ष महोदय, विकासपुरी बिजली विभाग, नई दिल्ली। इस तरह से हमने लिख दिया। ठीक है, पूर्ण विराम लगा दिया। विषय क्या है, बिजली संकट की शिकायत। बिजली संकट की शिकायत करना है तो हमें विषय को भी मेंशन करना होगा, और औपचारिक पत्र में विषय अनिवार्यतः लिखा ही जाता है। कंपलसरीली आपको विषय लिखना ही होता है, तभी पत्र पूर्ण माना जाता है। आदरणीय महोदय, कॉमा लगा दिया।
मैं दिल्ली के विकासपुरी क्षेत्र का निवासी हूं तथा अपने क्षेत्र का सचिव होने के नाते सभी निवासियों को बिजली संकट से होने वाली परेशानियों से आपको परिचित कराना चाहता हूं। महोदय, हमारे क्षेत्र में गत 2 माह से बिजली की आपूर्ति बहुत ही कम है। घर के छोटे बड़े सभी काम आजकल बिजली के उपकरणों की मदद से होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिजली ना होने से दैनिक कार्यों में कितनी रुकावट एवं परेशानी हो रही होगी। आपसे अनुरोध है कि आप जल्द ही बिजली आपूर्ति को सामान्य करने के लिए उचित कदम उठाएं। धन्यवाद। भवदीय क ख ग। काल्पनिक नाम भी लिख सकते हैं और बेस्ट रहता है कि आप कोई नाम ना लिखें यदि नाम नहीं दिया है तो। यदि नाम दिया है कि आप ये हैं, कोई भी नाम दिया है, सुरेश, रमेश, कोई भी, तो आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। यदि कोई नाम नहीं दिया है तो क ख ग बेस्ट रहेगा। भवदीय करके जब भी हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं किसी अपरिचित को, जैसे प्राधान्याचार्य हैं, स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो हम स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, ठीक है, तो वहां आप मेंशन करेंगे कि आपका आज्ञाकारी छात्र क ख ग या आबासा। लेकिन चूंकि यहां हम आज्ञाकारी लिखने की आवश्यकता नहीं, भवदीय लिखा जाता है, तो भवदीय कर दिया और काखा का लिख दिया। समझ आया? ये है आपकी बॉडी, यहां से लेकर यहां तक, आदरणीय महोदय से लेकर कदम उठाएं और धन्यवाद तक, ये बॉडी है। ये 3 नंबर की रहती है। 5 नंबर में से 3 नंबर तो आपको इस विषय वस्तु के मिलेंगे। तो इस विषय वस्तु को विषय से जोड़कर बहुत अच्छे से प्रस्तुत कीजिएगा, बहुत अच्छे से लिखिएगा बेटा, ताकि आपको 3 में से 3 नंबर मिल ही जाएं। बिजली की शिकायत करनी थी, देखिए आपने कितने अच्छे से यहाँ पर बताया कि मैं दिल्ली के विकासपुरी क्षेत्र का निवासी हूँ तथा अपने क्षेत्र का सचिव होने के नाते आपको बताना होगा कि आप क्यों पत्र लिख रहे हैं। आप कुछ तो है ना, तो सचिव होने के नाते सभी निवासियों को बिजली संकट से होने वाली परेशानियों से आपका परिचित कराना चाहता हूँ। महोदय, हमारे क्षेत्र में आपको बताना पड़ेगा कि बिजली कब से नहीं है। 2 दिन या 3 दिन कहेंगे तो वजन नहीं आएगा बात में, तो कह दीजिए 2 माह से, ठीक है। 2 माह से बिजली की आपूर्ति बहुत कम है। घर के छोटे बड़े सभी काम आजकल बिजली पर ही निर्भर है। तो आप समझ सकते हैं कि बिजली ना होने से दैनिक कार्यों में कितनी रुकावट और परेशानी हो रही होगी। आपसे अनुरोध है कि आप जल्द ही बिजली आपूर्ति को सामान्य करने के लिए उचित कदम उठाएं। धन्यवाद। भवदीय काखागा। पत्र पूरा हो गया, 5 नंबर मिल गए, खुशी खुशी खुश हो गए आप, ठीक है। अब इससे पहले एक और क्या था हमारा ऑप्शन, विद्यालय की प्रधानाचार्य को पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए पत्र लिखना है। आपके पुस्तकालय समझते हैं, लाइब्रेरी में वो पुस्तकें नहीं है जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसका पत्र लिख रहे हैं आप अपने प्रिंसिपल को या प्रधानाचार्य को। तो किस तरह से लिखेंगे, आइए देखते हैं। प्रार्थना पत्र है, वो था शिकायती पत्र, ठीक है। प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य महोदय, कॉमा, आवासा विद्यालय नई दिल्ली, अपने आप लिख दिया। विषय कंपलसरीली, मैं बार बार कह रही हूं, औपचारिक पत्र में आपको विषय लिखना ही होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो अनौपचारिक पत्र हैं बच्चे उसमें भी विषय लिख देते हैं, उसमें विषय नहीं लिखते हैं बेटा। औपचारिक या फॉर्मल लेटर जो हैं उनमें ही हमें विषय लिखना होता है। यदि हमने विषय नहीं लिखा तो जो 1 नंबर है ना हमारी आरंभ एवं अंत की औपचारिकता है, वो नंबर कट जाएगा। तो औपचारिकता में आपको विषय लिखना है, याद रख लीजिए बस। औपचारिक मीन्स विषय, फॉर्मल लेटर मीन्स विषय, ठीक है। इतना ध्यान रख लीजिए, ध्यान ही तो रखना है, बाकी अनौपचारिक है तो उसमें नहीं लिखना है। विषय है पुस्तकालय में पुस्तकों का अभाव। अभाव मीन्स होता है कमी। तो एक विषय को भी आपको ये नहीं कि पुस्तकालय में पुस्तकें ना होने के कारण प्रधानाचार्य को पत्र, इतना बड़ा विषय थोड़ी होगा। विषय मतलब उसका एक कंटेंट लिख देना है हमें, छोटा सा सार समरी की हम क्या बताना चाहते हैं, हमें क्या जरूरत है, ठीक है। तो पुस्तकालय में पुस्तकों का अभाव, हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें पुस्तकों की कमी है, यही हमारा विषय है। आदरणीय महोदया, मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा आपसे विनती करना चाहती हूं कि विद्यालय के पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध कराएं। यह खुशी की बात है कि हमारे विद्यालय में छात्रों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है, किंतु उस अनुपात मतलब समझते हैं रेशियो में पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या में कोई सुधार नहीं आया है।
जब कभी हमें साहित्य पढ़ने की इच्छा होती है तो वहां नई साहित्यिक पुस्तकें नहीं मिलती। परीक्षा के दिनों में पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें भी नहीं मिलती हैं, सहायक पुस्तकें सबको नहीं मिल पाती। ऐसे में मुझे जैसे साधारण परिवार के छात्र अच्छी तैयारी नहीं कर पाते। इसका प्रभाव हमारे विद्यालय की परीक्षा परिणाम पर पड़ता है। अतः क्या होगा, आपसे विनम्र अनुरोध है कि शीघ्र अतिशीघ्र, देखिए यहां पर ये जो शब्द लिखा है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, शीघ्र अतिशीघ्र, तो लिख दिया है शीघ्रातिशीघ्र। शीघ्र अतिशीघ्र को शीघ्र अतिशीघ्र लिख देते हैं। पर्याप्त मात्रा में पुस्तकों के नवीन संस्करण उपलब्ध कराएं। हम सभी छात्र और छात्रा आपके आभारी होंगे। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी छात्रा क ख ग, दिनांक ये। समझ गए आप? कोई भी जब हम किसी ऑफिस या शिकायती पत्र लिखेंगे तो ऊपर भी दिनांक लिख सकते हैं। जब हम विद्यालय में लिख रहे हैं तो अच्छा रहेगा कि जब हम प्रिंसिपल को लिखते हैं तो अपने नाम के बाद आप दिनांक लिख दीजिए, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्न 6वें की तरफ हम चल रहे हैं और आपको पता है ना टोटल कितने प्रश्न है, 8। प्रश्न 6वां आ गया है, कौन सा है बताइए जल्दी, क्या लिखना है हमें? सूचना। गतिविधि अधिकारी की ओर से 50 शब्दों में सूचना लिखिए कि विद्यालय के सभा सदन में अंतिम 2 कलांशों में हिंदी व अंग्रेजी की कविता प्रतियोगिता होगी। 2 खंड में, एक हिंदी की प्रतियोगिता होगी और एक अंग्रेजी की प्रतियोगिता होगी। तो उसकी एक सूचना, एक नोटिस तैयार करना है। अथवा आश्रय सोसाइटी के सचिव होने के नाते पानी की कटौती के लिए 50 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। अब ये आपको लिखना है, देखते हैं। सूचना और खा भी रहेगा, क्योंकि हाँ यहां पर सूचना लेखन है 2.5 मतलब 2.5 नंबर की। 4 आएंगी, का में 2 रहेंगे, 1 करना है, खा में 2 रहेंगी, 1 करना है। दोनों में से एक करना, ये नहीं कि आपको ये दोनों आ रहा था हम ये खा वाले दोनों कर देते हैं, नहीं। यदि आपने खा वाले या का वाले ही दोनों कर दिए तब भी आपको 2.5 नंबर भी मिलेगा, और जो आप पहले लिखेंगे सिर्फ वही चेक होगा। ध्यान से सुन लीजिए बेटा मेरी बात, कि जो भी आपका है कि 2.5 नंबर का है ये सूचना लेखन, यहां पर का जो प्रश्न रहेगा, क्योंकि 6वें प्रश्न में भी 2 प्रश्न है, का और खा, का में भी 2 हैं प्रश्न, तो या तो आपको ये करना है या ये करना है, इसमें आपको 2.5 नंबर मिलेगा। आप ये कदापि नहीं करेंगे कि ये दोनों आ रहे तो मैं ये कर देता हूं, खा को छोड़ देता हूं। यदि आपने इन दोनों को भी कर दिया तब भी फर्स्ट वन ही चेक होगा और उसी में आपको नंबर मिलेंगे। इसको आपको एक्स्ट्रा लिखकर काट दिया जाएगा। ठीक उसी तरह से खा में 2 हैं, यदि आपको लग रहा है का वाले कठिन से लग रहे हैं, मैं तो खा वाले दोनों कर देता हूं क्योंकि 2 ही तो करना है, नो। अथवा लिखा है ना, या तो आपको ये करना है या ये करना है। उसी तरह से खा में या तो आपको ये आगे वाला करना है या उसके नीचे वाला करना है। मतलब का में से भी हमें 1 करना ही है, खा में से भी हमें 1 करना ही है, तब जाकर हमें 2.5 नंबर प्लस 5 नंबर हमें प्राप्त होंगे। क्लियर हुआ? अब पढ़ते हैं हम खा वाला। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से लगभग 50 शब्दों में एक सूचना तैयार कीजिए जिसके माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शीर्षक पर 200 शब्दों में निबंध लिखने की प्रतियोगिता की जानकारी देनी है। अब ये 200 शब्द यहां पर पढ़कर आप ये मत सोचना कि सूचना 200 शब्दों में लिखना है। सूचना 200 शब्दों में नहीं, सूचना 50 शब्दों में आएगी आपकी, लेकिन ये विषय है उसका। क्या विषय है? ध्यान से सुन लीजिए बेटा। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से लगभग 50 शब्दों में एक सूचना तैयार कीजिए जिसके माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शीर्षक पर 200 शब्दों में निबंध लिखने की प्रतियोगिता की जानकारी देनी है। हमें यह जानकारी देनी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आपको 200 शब्दों का निबंध लिखना है, बस हमें यह सूचना देनी है, तो वो हमें 50 शब्दों में देनी है। क्लियर है? या तो आपको ये लिखना है अथवा या तो ये लिखना है। विद्यालय में हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कक्षा 6वीं से 10वीं तक के लिए आयोजित होने वाली है। इस संबंध में हिंदी साहित्य विभाग की अध्यक्ष चित्रा बंसल की ओर से लगभग 50 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए कि आपके स्कूल में एक प्रतियोगिता होने वाली है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, तो उसकी आपको एक नोटिस या सूचना तैयार करना है। किसकी तरफ से? अध्यक्ष चित्रा बंसल की ओर से। ठीक है, समझ गए? अब चलते हैं हम आगे।
का और खा प्रश्नों में से दिए गए दो दो विषयों में से एक एक सूचना, ठीक है, सूचना आपको लिखना है। समझ में आया? तो यहां पर किस तरह से आपको अंक मतलब डिवीजन किया है, मार्क्स डिवीजन या अंक विभाजन। विषय वस्तु आधा नंबर, हाफ मार्क्स। प्रस्तुति 1.5 मार्क्स मतलब 1.5 नंबर। भाषा हाफ, कितने हो गए बताइए जल्दी, 2.5 अर्थात 2.5 नंबर। तो सबसे पहले आप विषय वस्तु, जो टॉपिक दिया है उसको आप किस तरह से प्रेजेंट करने वाले हैं वो। प्रस्तुति, किस तरह की भाषा का मतलब किस तरह के सेंटेंसेस फॉर्म किए हैं कि जो आप कहना चाह रहे हैं वो उन वाक्यों के माध्यम से क्रिस्टल क्लियर है या नहीं। दूसरा, किस तरह के शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हो जाएंगे अंक विभाजन, ठीक है। अब देखिए, निवासी कल्याण संघ दिनांक सूचना, योग शिविर का आयोजन, पहला सिख निरोगी काया। क्षेत्र के सभी निवासियों को सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि एक बार फिर हमारे योग क्षेत्र में योग शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसका विवरण इस प्रकार है। या फिर कविता प्रतियोगिता का आयोजन देख लीजिए आगामी सप्ताह दिनांक 25 मई को। और हाँ, एक और बात सुनिए कि यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम डालना है लेफ्ट हैंड साइड और दिनांक भी उसके नीचे लिख देनी है। आगामी सप्ताह दिनांक 25 मई को विद्यालय के सभा सदन में हिंदी व अंग्रेजी की कविता पाठ प्रतियोगिता होगी। अधिक जानकारी के लिए अपनी हिंदी अथवा अंग्रेजी की अध्यापिका से संपर्क करें व 18 मई तक कविता के विषय के साथ अपना नामांकन करा लें। सचिन चौहान, गतिविधि अधिकारी या एक्टिविटी इंचार्ज, ठीक है। जल संकट की तैयारी, आश्रय सोसाइटी की तरफ से लिखना है हमें संदेश। दिनांक, हर बार की तरह गर्मी के मौसम में क्या हो रहा है, गर्मी के मौसम में होने वाली जल आपूर्ति की कमी के कारण सभी आश्रय वासियों से अनुरोध है कि पानी को व्यर्थ ना जाने दें और क्या करें, न्यूनतम मात्रा में जल का उपयोग करें एवं मिलजुल कर इस संकट से निपटने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद। केपी मिश्रा, सचिव, आश्रय सोसाइटी की तरफ से ये सबके लिए सूचना है। तो ये सूचना क्या है कि हर बार की तरह गर्मी के मौसम में होने वाली जल आपूर्ति की कमी के कारण सभी आश्रय वासियों से अनुरोध है कि पानी को व्यर्थ ना जाने दें, न्यूनतम मात्रा में जल का उपयोग करें एवं मिलजुल कर इस जल संकट से निपटने को तैयार रहें। धन्यवाद। केपी मिश्रा, अध्यक्ष या सचिव। तो ये हो जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, निबंध लेखन प्रतियोगिता, साक्षरता प्रत्येक व्यक्ति का है अधिकार, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे करना इसका अधिकार। अब यहाँ पर देखिए, शिक्षा के प्रति पहले तो आपको ये लिखना है कि लिखना क्या था हमें, इसकी सूचना, दिनांक लिख दी, टॉपिक आपने ऊपर लिख दिया। शिक्षा के प्रति विशेष रूप से बेटियों को बचाने और पढ़ाने के प्रति जागरूकता आवश्यक है। एक महिला शिक्षित तो पूरे 2 परिवार शिक्षित और पूरा देश शिक्षित। इसी विषय में अपने विचार व्यक्त करने का सुनहरा अवसर, निबंध लेखन प्रतियोगिता 12 से 18 वर्ष, 19 से 30 वर्ष, दिनांक 20 फरवरी। नामांकन की अंतिम तिथि इतनी है 10 फरवरी। पुरस्कार राशि, प्रथम पुरस्कार 2000, द्वितीय पुरस्कार 1500, तृतीय पुरस्कार 1000। 5 प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए जाएंगे, 500 रुपए के। निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लें, अपने देश को अग्रसर करने में समर्थन दें। धन्यवाद। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। इस तरह से आपको बड़े सुसंगठित शब्दों में, सुगठित वाक्यों में सूचना तैयार करनी है। और सूचना लगना चाहिए कि आप कुछ ऐलान कर रहे हैं, या वो सूचना को पढ़कर हर एक पाठक मतलब पढ़ने वाला, उसको समझ में आ जाए कि ये सूचना किस पर आधारित है और क्या है। सूचना पढ़कर कोई अनजान व्यक्ति भी समझ जाए कि इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, वही सूचना सही मानी जाती है। ठीक है। काखा विद्यालय, सूचना दिनांक, हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होने वाली थी ना, ठीक है। अब देखिए, कक्षा 6वीं से 10वीं तक के छात्रों के लिए खुशखबरी, विद्यालय में हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। विवरण इस प्रकार है, आपको विवरण देना पड़ेगा कि कौन सी तारीख या कौन सी दिनांक को क्या होने वाला है। दिनांक 25 फरवरी 2022, स्थान पुस्तकालय, समय है कक्षा 6वीं 7वीं के लिए प्रातः 10 से 11, कक्षा 9वीं 10वीं के लिए 10 से 12, ठीक है। विषय ज्वलंत विषय, हिंदी साहित्य, भारतीय महापुरुष, भारतीय संस्कृति। नामांकन की अंतिम तिथि 15 फरवरी।
अधिक जानकारी लिए हस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करें। साहित्य विभागाध्यक्ष चित्रा बंसल, लिखा था ना कि चित्रा बंसल की ओर से आपको सूचना लिखना है। ठीक है बेटा, इस तरह से आप सूचना बनाएंगे। पहुंच गए हैं हम 7वें प्रश्न की ओर, जो कि 2.5 मतलब 2.5 मार्क्स मीन्स 2.5 नंबर का है। इसमें भी आपको का और खा 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। का में भी 2 रहेंगे, जिसमें से आपको या तो पहला करना है या दूसरा करना है। खा में भी 2 रहेंगे, या तो पहला या दूसरा। ठीक है। बच्चों के कपड़ों की नई दुकान के लिए लगभग 50 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। 50 है बेटा, ठीक है, ये 50 शब्द है, 50 शब्दों में। ठीक। अब दूसरा क्या है, आप विज्ञान में स्नातक हैं, नौकरी पाने के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। शब्दों के साथ साथ विज्ञापन पर देना है आपको एक चित्र, क्योंकि चित्र के माध्यम से आप अपनी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। आइए चलते हैं कि विज्ञापन किस तरह से लिखना है। पहले चलते हैं हम प्रश्न खा की तरफ कि खा में किस तरह के हैं प्रश्न। महिलाओं की मासिक पत्रिका के प्रचार के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। वनिता और इस तरह की पत्रिकाएं आती थी। या फिर पुस्तकें पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करने हेतु लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए कि किस तरह से हम बच्चों को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उसके लिए विज्ञापन देना है, ऐड देना है। ठीक है। अब क्या क्या लिखेंगे हम। सबसे पहले हमारा कौन सा था, बच्चों की कपड़ों की दुकान। अब इसमें अंक विभाजन कैसे होगा। रचनात्मक प्रस्तुति, रचनात्मक प्रस्तुति मतलब समझ रहे हैं आप। यहां पर रचनात्मक प्रस्तुति मीन्स कि आप कितने क्रिएटिव तरीके से उस विज्ञापन को बनाते हैं। 1 नंबर, विषय वस्तु 1 नंबर, भाषा आधा नंबर। तो इस तरह से आपके हो जाएंगे 2.5 नंबर। ओहो, देखिए विज्ञापन मतलब चित्र देखते या कुछ इस तरह के डायग्राम देखते ही आकर्षक सा नजर आता है कि अरे अरे क्या है क्या है। क्योंकि हमारी जो टेंडेंसी है ना, मानवीय प्रवृत्ति है, वो चित्रों को देखने में सबसे पहले ध्यान देती है। शब्दों से पहले हम चित्रों पर ध्यान देते हैं। तो चित्र बना सकते हैं आप, कोई शर्ट मट का चित्र बना दीजिए कपड़ों की दुकान खोल रहे हैं, कुछ इस तरह से स्टार या कुछ इस तरह के डायग्राम बनाकर उनके अंदर लिख सकते हैं आप, ताकि और आकर्षक लगे। समझ में आया। तो ये आपको क्या, सबसे पहले आपकी दृष्टि कहाँ गई, इन पर गई ना बेटा। तो ये आप समझ रहे हैं ना कि विज्ञापन में चित्रों की कितनी आवश्यकता है, कितनी अनिवार्यता है, कितने अच्छे से हम अंक खींच सकते हैं चेकर के हाथ से। तो वो निर्भर करता है हम पर कि हम कैसे अच्छे से चित्र बनाएं। हर उम्र के बच्चों के लिए नए से नए डिजाइन व फैशन में कपड़े ही कपड़े, आइए आजमाइए ले जाइए। तिलक नगर बाजार, दुकान नंबर B12, दूरभाष। जल्दी कीजिए, मौका हाथ से निकल ना जाए। तो ये सारे, अब देखिए ये जो क्लाउड्स बने हैं या स्टार जैसा कुछ बना है, ये हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या लिखा है, कपड़ों के पक्के रंग सदा रहेंगे संग। वाह, कपड़ों के पक्के रंग सदा रहेंगे संग। यहाँ क्या लिखा है, रुपए 10,000 की खरीद पर रुपए 500 का विशेष उपहार। ऐसे कुछ लुभावने आकर्षण देंगे, कुछ आकर्षक लुभावने ऑफर्स देंगे, तभी तो जो खरीदार है वो हमारी शॉप पर आएंगे और हमें तो बुलाना है अपनी शॉप पर, क्योंकि कपड़े जो बेचना है। तो इस तरह से कुछ हमें जो भी विज्ञापन आपको दिया जाएगा ना बेटा, उसे ये सोचकर लिखना है कि मेरी ही ये कंपनी है या मेरी ही ये शॉप है और मुझे ऐड करना है बस। अब उसमें बेस्ट तरीके से क्या कर सकते हैं वो आप पर निर्भर है, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे क्रिएटिव बच्चे हैं ना। चलिए आगे चले। ये रहा हमारा कपड़े की दुकान वाला विज्ञापन। अब है नौकरी की तलाश है। तो नौकरी की तलाश में हमें विज्ञापन देना है। इसमें हमें कोई चित्र वित्र नहीं बनाना है। एक बहुत अच्छे से ऐड दिया है किसी समाचार पत्र में। क्या लिखा है, मैं सुशील कुमार, उम्र 26 वर्ष, विज्ञान विषय में स्नातक हूं। स्नातक मतलब समझते हैं ना, ग्रेजुएट हूं। संपूर्ण शिक्षा दिल्ली से प्राप्त है। अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है। उचित पद होने पर कृपया सूचित करें। दूरभाष, दूरभाष मतलब समझते हैं ना, मोबाइल नंबर या संपर्क सूत्र। ठीक है। तो ये आ गया कि कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश में है और उसने अपनी योग्यता यहां पर बता दी है। यदि किसी को आवश्यकता होगी तो वो उनके दूरभाष पर उनको कांटेक्ट करेंगे। ये भी एक ऐड है। ठीक। महिलाओं की मासिक पत्रिका, महिलाओं की मासिक पत्रिका निकलेगी तो क्या विषय होना चाहिए, ये हम पर निर्भर करेगा कि ऐसा कौन सा विषय दें जिससे कि महिलाएं उसको पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं।
या तो रहेंगे सौंदर्य प्रसाधन या रहेगी रसोई घर की कोई अच्छी रेसिपीज। ठीक है, तो हम पहले महिलाओं की टेंडेंसी समझें कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि यहां बात है पत्रिका की, पत्रिका में तो इंटरेस्टेड चीजें होंगी तभी तो पढ़ेंगे। देखिए क्या है पत्रिका का नाम, देखिए आप, गृह लक्ष्मी। नए नए स्वादिष्ट व्यंजन बनाना सीखें और सिखाएं। देखिए तो पत्रिका में देखिए आप कितनी अतिशयोक्ति है, सीख भी जाइए और सिखाना भी प्रारंभ कर लीजिए। गृह लक्ष्मी को अपनी सहेली बनाएं। वाह, नए नए स्वादिष्ट व्यंजन बनाना सीखें और सिखाएं, गृह लक्ष्मी को अपनी सहेली बनाएं। घर के काम सलीके से कैसे करें, इसका हुनर सीखें। मासिक पत्रिका गृह लक्ष्मी को अपनी समस्या बताएं और अगले माह की अंक में उसका समाधान मुफ्त में पाएं। मासिक पत्रिका की कीमत ₹50, वार्षिक सदस्यता ₹800। जल्दी कीजिए, अवसर हाथ से जाने ना पाए। तो इस तरह से कुछ ऐसी बातें लिखिए कि महिलाएं बिल्कुल जाएंगी कि भाई हमें तो इसका सदस्य बनना है। और वार्षिक सदस्यता सिर्फ 800 की तो है, 100 रुपए महीने भी नहीं पड़ रहा है। घर में वो जिद करेंगी और उसकी सदस्य भी बन जाएंगी और मासिक पत्रिका भी खरीदेंगी। ये है विज्ञापन का जादू, जो पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करे, वही विज्ञापन है। ठीक है, समझ आया? या फिर पुस्तकें, किस तरह से आप लिख सकते हैं, सबसे अच्छी मित्र होती हैं पुस्तकें। सबसे अच्छी मित्र होती हैं पुस्तकें, सही गलत की पहचान कराती हैं पुस्तकें। जब कभी हो अकेले और उदास, उठाएं पुस्तक और बढ़ाएं ज्ञान। पुस्तकों में है संसार समाया, ज्ञान का भंडार समाया। इनसे जिन्होंने हाथ मिलाया, एकांत को उन्होंने वरदान बनाया। विभिन्न विषयों की पुस्तकें विभिन्न भाषाओं में, कम समय और कम दाम में पाने के लिए संपर्क करें। कोई भी नंबर लिख दीजिए, कुछ भी नंबर लिख दीजिए, है ना। इस तरह से करके 10 डिजिट का आप नंबर लिख देंगे तो आपका बहुत अच्छे से यहाँ पर ऐड या विज्ञापन तैयार हो जाएगा। फिर देखिए आपके विज्ञापन पर कितने लोग आकर्षित होकर आपको कॉल करेंगे और उसके भागीदार बनेंगे। विज्ञापन का जादू, जैसे जादूगर नहीं हमें अपनी ओर सम्मोहित कर लेता है, वैसे ही विज्ञापन अर्थात एक ऐसा जादू की छड़ी जो पाठक मतलब पढ़ने वाले को अपनी ओर आकर्षित करे और मजबूर हो जाए वो हमारी दुकान तक आने के लिए या हमारे कार्यों को ढूंढने के लिए। ठीक है, ये है। अब आ गए हैं हम 8वें प्रश्न पर, जो कि है लघु कथा लेखन। कितने नंबर का है बेटा? 5 नंबर का। लघु कथा में आपके टॉपिक्स हैं बाल मजदूरी, पढ़ाई और मुक्ति। किस तरह से लघु कथा लिखनी है वो आपको बतानी है। ठीक है, दी गई पंक्तियों को पूरा करते हुए लगभग 120 शब्दों में लघु कथा का निर्माण कीजिए। यहाँ पर दिए गए प्रस्तुत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में लघु कथा लिखनी है। ठीक है, या फिर दी गई पंक्तियों को पूरा करते हुए लगभग 120 शब्दों में लघु कथा का निर्माण करना है। यहाँ पर आपको एक पंक्ति दी जाएगी, उसमें डैश 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 करके दिया जाएगा, आपको कहानी को आगे बढ़ाना है। कि एक समय की बात है, राजेश नाम का एक लड़का शाम के समय अपने घर से निकला। अचानक उसने क्या देखा कि डैश डैश डैश। अब ये आपकी कल्पना शक्ति पर निर्भर करेगा कि आप उस लघु कथा को कितने अच्छे से एकदम सस्पेंस तरीके से पूरा करेंगे ताकि पढ़ने वाला विवश हो जाए कि नहीं 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 अभी नहीं आ रहा हूं मम्मा, अभी नहीं आऊंगा, मुझे पूरी पढ़नी है। ये होती है लघु कथा या कहानी की महत्व, कि पाठक पूरा पढ़ के ही उसको दम ले। ठीक है, चलें आगे। लघु कथा की शब्द सीमा लगभग 120 शब्द। किस तरह से आपके 5 अंकों का निर्धारण कैसे होगा? विषय वस्तु 2 नंबर, प्रस्तुति 2 नंबर, भाषा 1 नंबर। विषय वस्तु अर्थात जो भी आपको विषय दिया है उसको आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से दर्शा रहे हैं, 2 नंबर। प्रस्तुति किस तरह के आप कौन सी कहानी को चुना, क्या आपकी कल्पना शक्ति है, किस तरह की कहावतें या कौन से वाक्यों को जोड़ा, वो प्रस्तुति। फिर है भाषा, कौन से शब्दों का प्रयोग किया, किस तरह से भाषा का ध्यान रखा आपने, क्या अल्पविराम अर्धविराम पूर्ण विरामों का ध्यान रखा, यदि कभी आया ओहो ऐसे शब्द आए तो क्या आपने विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया। ये सारे चिन्ह भाषा के अंतर्गत आएंगे कि आपने भाषा को कितने बखूबी तरह से पूर्ण किया है। समझ में आया? तो ये है आपकी लघु कथा के लिए अंकों का विभाजन। बाल मजदूरी लघु कथा लिखनी है। लघु कथा एक छोटी सी कहानी, शॉर्ट स्टोरी। समझ में आया?
राहुल, देखिए शुरू करते हैं। राहुल अक्सर अपने घर की बालकनी में खड़े होकर सामने वाले घर की ओर देखा करता था। सुनिए, अब हम सोचने पर अभी मजबूर हो गए कि क्यों देखा करता था। मतलब सेंटेंस ऐसा हो कि जो रीडर हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके मन में क्वेश्चन हो कि क्यों, क्या क्या हुआ। जहां एक 10-12 साल का लड़का भाग भाग कर घर के सारे काम करता था, राहुल ये हमेशा देखा करता था। वहां राहुल तो खाना भी कभी कभी अपनी मां के हाथ से खाता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी क्या वह थकता नहीं है? क्या उसे सर्दी गर्मी नहीं लगती? क्या उसे खेलने पढ़ने का मन नहीं करता? ये किसने पूछा? राहुल ने अपने दादाजी से। दादाजी समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने उसे प्यार से समझाया कि बेटा, हो सकता है कि उसके परिवार वालों की कोई मजबूरी रही हो जिसके कारण उसे काम करना पड़ रहा है। राहुल बोला, दादाजी क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते? दादाजी सोच में पड़ गए। अच्छा भी लगा कि बच्चे के मन में इस तरह का प्रश्न। अगले ही दिन सामने वाले शर्मा जी के घर गए। कौन गए? दादाजी, ठीक है। उन्हें सारी बात बताई। शर्मा जी और राहुल के दादाजी ने मिलकर मोहन को स्कूल में दाखिल करवाया। मोहन नाम था लड़के का, तो उसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया। ठीक है, मिलकर उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने की बात तय हो गई। ये कंफर्म हो गया कि हम और आप इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। ठीक है, अब वह घर के काम के साथ साथ खेलने और पढ़ने भी लगा। राहुल, जिसे दूर से देखकर दुखी होता रहता था, अब साथ कुछ देर खेलता और पढ़ाई भी करता। ऐसा करके उसे असीम सुख मिलता था और राहुल ने भी मानो मुक्ति की सांस ली। जो वो हमेशा प्रश्नात्मक ऐसे रहता था, क्या हुआ, उसने अपने दादाजी को बताया। दादाजी ने पड़ोसी के शर्मा जी के घर जाकर उनकी समस्या का समाधान किया और उसको पढ़ना लिखना भी सिखाया। साथ ही वो पढ़ता, खेलता, कूदता और अपना कार्य भी करता, जिससे राहुल प्रसन्न था। समझ में आया? या फिर है असली पहचान। रचित बहुत दिनों से देख रहा था कि केशव जब से कक्षा में आया है तब से चुप चुप रहता है। कक्षा के छात्र उसकी ओर ध्यान नहीं देते और उसका मजाक उड़ाते हैं। रचित ने सारी बात अध्यापिका को बताई। अगले दिन वह कक्षा में सभी बच्चों के लिए कुछ उपहार लेकर आई। कुछ सुंदर तो कुछ बेरंगे कागजों में लिपटे हुए थे। ऐसा क्यों? वह बोली, बच्चों आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि आज मैं तुम सबके लिए कुछ उपहार लेकर आई हूं, कुछ गिफ्ट्स लेकर आई हूं। अरे वाह! उन्होंने एक एक करके बच्चों को अपने पास बुलाया और अपनी मर्जी से उठाने को कहा। सब कुछ तो अच्छे रंग बिरंगे रैपर्स में थे, कुछ बेरंगे से थे, और यहाँ पर रखकर सामने कहा कि आ जाइए, मैं आज आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई हूँ, उपहार लेकर आई हूँ, आइए अपनी मर्जी से जो समझ में आए उठा लीजिए। अब देखिए इसके पीछे रीजन देखते हैं। अधिकतर बच्चों ने वह उपहार उठाया जिन पर सुंदर कवर चढ़ा हुआ था। वही उठाया कि इसके नीचे अंदर जरूर कुछ अच्छा होगा। आखिरी बच्चों को बेरंगे दिखने वाले उपहार उठाने पड़े। अध्यापिका ने सभी से पूछा कि उन्हें अपने उपहार कैसे सुंदर और आकर्षक दिख रहे थे। उनके अंदर व्यर्थ चीजें निकली, जबकि बेरंगी दिखने वाले उपहार बड़े काम की मानसिकता समझते हुए अध्यापिका ने बताया कि इस बात से यह सीख मिलती है कि किसी की भी पहचान उसके रंग रूप से नहीं बल्कि स्वभाव से करनी चाहिए। ऊपरी जो दिखावा है उसके आधार पर हम किसी व्यक्ति को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। चमक धमक के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि कोई वस्तु अच्छी है। सुना होगा ना आपने कि ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। कहा भी गया है कि किसी किताब को उसके कवर से नहीं परखना चाहिए कि इसका कवर कैसा है। सभी बच्चे शायद अपनी गलती समझ गए और अगले ही दिन से रचित ने देखा कि सब केशव से घुल मिलकर अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हैं। रचित यह देखकर हैरान था कि अध्यापिका ने कितनी सूझबूझ से असली पहचान करनी सिखा दी और खुश हो गया वो। ये होती हैं कि किस तरह से हमें अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। लघु कथा मीन्स हमें इतनी बड़ी स्टोरी नहीं लिखना है कि खत्म ही नहीं हो रही है। 5 नंबर है तो हम कम से कम पहले पेज से शुरू करेंगे। जैसा मैंने बताया आपको इसी वीडियो में कि मार्जिन अधिक नहीं छोड़ना है। कम से कम 8 से 8 भी शब्द लिखे जा सकते हैं। तो आप जाइए और लघु कथा को एक
पेज और 1.5 पेज तक समाप्त कर दीजिए, अधिक से अधिक 2 पेज तक जाएंगे यदि आपके पास टाइम है तो। ठीक है, ये रहा हमारा प्रश्न पत्र, आपके टर्म 2 परीक्षा का कोर्स बी का प्रश्न पत्र आज हमने सॉल्व किया, उसका समाधान देखा। आशा करती हूं आप सबको अच्छे से समझ आया होगा और परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेकर आएंगे मेरे बेटे, लेकर आएंगे ना सभी बच्चे। मैग्नेट ब्रेन्स और मेरी आपकी लाली मैडम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए बेटा कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन शिक्षा एकदम फ्री प्रोवाइड करता है। यस, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि आपकी तरह और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ये जो अध्ययन है, ये जो पढ़ाई है, ये जो शिक्षा का चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है, आप जैसे होनहार बच्चों के लिए लेकर आया है जो घर बैठे क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्राप्त कर सकें, गुणवत्ता भरी शिक्षा प्राप्त कर सकें बेटा। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम सब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।